आज हम एक सिंपल सा वैदिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट डिजिट सम मेथड फॉर चेकिंग ऑफ करेक्ट आंसर्स देखेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स में वैसे तो इस मेथड का यूज किसी अरिथमेटिक कैलकुलेशन के द्वारा निकाले गए वैल्यू की करेक्टनेस डिटरमाइन करने के लिए करा जाता था, लेकिन आजकल इस मेथड का यूज रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में करेक्ट ऑप्शंस प्रेडिक्ट करने के लिए करा जाता है। मीन्स हम इस मेथड से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो सकते हैं। इस मेथड का यूज़ तब करा जाता है जब हमें कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन की वैल्यू निकालनी होती है एंड उस वैल्यू को हमें ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होता है। इस मेथड का यूज़ करके हम बिना कोई एक्चुअल कैलकुलेशन करे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो भी लाइटनिंग फास्ट स्पीड से। डिजिट सम मेथड का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का डिजिट सम उसके वैल्यू के डिजिट सम के बराबर होता है, जैसे कि इस एक्सप्रेशन का डिजिट सम इसके वैल्यू के डिजिट सम के बराबर है। किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का डिजिट सम निकालने के लिए हमें कुछ आसान से रूल समझने पड़ते हैं, साथ ही इसे क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करना है उसके भी लिमिटेशंस एंड कंडीशंस हैं, उन्हें भी हमें समझना पड़ता है। डिजिट सम मेथड कैट, एमबीए, एसएससी एटसेट्रा गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे डिजिट सम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिजिट सम मेथड को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिजिट सम होता क्या है एंड इसे निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिट सम होता क्या है, उसे निकालते कैसे हैं। सबसे पहले कोई एक नंबर ले लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर मैं लिख लेता हूँ अपने स्क्रीन पर 347819 लिख लेता हूँ। ये बड़ा सा एक नंबर मैंने लिख लिया एंड जैसा कि नाम है डिजिट सम, तो मैं क्या करूँगा, सारे नंबर्स को आपस में ब्रेक कर लूँगा एंड जोड़ दूँगा। सारे नंबर्स को मैं ब्रेक करने के बाद जोड़ूंगा तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। एंड नाउ जोड़ने के बाद मैं इसे वैल्यू लिखूंगा, तो 3 + 4 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 23, 23 और 9 32। तो अल्टीमेटली जो सम आएगा वो 32 आएगा ना। 32 डिजिट सम नहीं होगा, जो डिजिट सम होता है वो सिंगल डिजिट नंबर होता है। तो मैं इसे फर्दर ब्रेक करूंगा, 3 + 2 को इस तरीके से लिखूंगा एंड जो डिजिट सम आएगा वो 5 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो डिजिट सम होता है वो सिंगल डिजिट नंबर होता है। तो मुझे जब भी आपके पास रिजल्टेंट नंबर आए तब तक आपको ब्रेक करके ऐड करते जाना है, जब तक आपके पास एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाता। तो अल्टीमेटली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो डिजिट सम होता है वो 0 से लेकर 9 के तक होता है। 9 डिजिट सम निकालने का एक तरीका और भी है। अगर हमारे पास केवल इंडिविजुअल नंबर का अगर डिजिट सम निकालना है तो मैं अल्टीमेटली कुछ इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ। जैसे ऊपर वाले नंबर है, मैं इससे अगर 9 से डिवाइड कर दूंगा तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो डिजिट सम होगा इस पूरे नंबर का। तो हालांकि ये मेथड थोड़ा टफ पड़ता है, ज़रूरी नहीं है आप इतना बड़ा डिवाइड करके देखें, आप डायरेक्टली इसे मन में आप ऐड करेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अभी मैं और तरीके बता दूंगा तो और इजी हो जाएगा इसका एडिशन। नाउ इससे आप रिमाइंडर अगर आप पता करने की कोशिश करेंगे तो आप ध्यान से खुद से करके देख लीजिए, रिमाइंडर 5 आने का है। नाउ एग्जाम में भाई कोई नंबर का तो आपसे कोई डिजिट सम पूछेगा नहीं, अल्टीमेटली आपसे कोई एक्सप्रेशन का सपोज आपके पास कुछ ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आ जाते हैं 341 × 281, इस टाइप से कुछ नंबर आ जाता है आपके पास एंड आपको इसका डिजिट सम निकालना होता है। तो आप कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास रूल्स हैं एंड कुछ कंडीशंस है, उसे अभी हम डिटेल में अभी देखेंगे। अभी आप फिलहाल के लिए सिंगल डिजिट नंबर को पकड़कर समझने की कोशिश करें, उसके बाद आप बड़े बड़े किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स का इजीली डिजिट सम निकाल लेंगे। अच्छा, डिजिट सम को कैसे लगाना है सवाल में या क्या इसका बेनिफिट है, वो भी अभी आगे आपको एग्जाम्पल्स देखने में समझ में आ जाएगा। आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसे बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ अभी हम थोड़ा थोड़ा और चीज़ समझते हैं डिजिट सम के बारे में। अच्छा, डिजिट सम कभी भी 0 तो होगा नहीं। अगर आपको ध्यान से देखें, आप सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो 0 तो कभी नहीं आने का है। तो अल्टीमेटली 0 तो होता नहीं है डिजिट सम, फिर भी मैंने यहाँ पर 0 इसलिए लिखा है क्योंकि जब 9 आ जाता है हमारे पास तो हम 9 को एज अ 0 भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे सपोज आप देखिए, ये वाला ही हमारे पास नंबर है एंड सपोज मैं इस पर अगर मैं 9 को हटा देता हूँ, मैं इस 9 वाले नंबर को हटा देता हूँ या फिर इसे 0 की तरह ट्रीट करता हूँ, तो अब देखते हैं हमारा डिजिट सम क्या आता है। जैसे 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 और 8 22, 22 + 1 23 आया। नाउ 23 में 2 और 3 को मैं आपस में ऐड करूंगा तो डिजिट सम मेरे पास 5 ही आ जाने का है, जो कि इस वाले नंबर का भी आ रहा है। यानी कि 9 को अगर मैं हटाते जाऊंगा
तो हमारा डिजिट सम पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज़ आपके पास कोई नंबर है एग्ज़ाम में आपके पास, या जब भी आप कहीं भी आप निकाल रहे हैं डिजिट सम, आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास पैटर्न आ गया है, ये आपका कुछ पैटर्न बन गया, तो आप देखिए 7 और 2 का पेयर जो है 9 बनेगा। तो आप इसको ऐड ही मत करो यार, क्यों ऐड करना, आप इसको ऐड कर लो 1, 3 और 4 को, तो ये सीधे सीधे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 होगा। क्योंकि आप इसे पूरा ऐड भी करेंगे तो तब देखना क्या होगा आपके साथ, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 3 13, 13 + 4 17 आएगा। 17 में 1 और 7 को ऐड करेंगे तो अगेन आपका डिजिट सम 8 आ जाने का है। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास कोई भी पेयर 6 और 3 के या 5 और 4 का, इस सब के पेयर, जैसे एग्जाम में अगर आपके पास या कहीं भी आपको जो डिजिट सम निकालना पड़ रहा है, तो आपके पास कुछ इस टाइप का पेयर है आपके पास, ये आप देखें इसमें डिजिट सम आपको पूरा मेहनत करके नहीं निकालना है। इसका सम तो 9 आ जाने का है, इसका सम 9 आ जाने का है, तो अल्टीमेटली इस पूरे नंबर का डिजिट सम जो होगा 1 होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए जो डिजिट सम वाला जो 9 होता है, इसे मैं 9 भी बोल सकता हूँ, 0 भी बोल सकता हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हमारे पास कोई डेसिमल वाला नंबर है, सपोज हमारे पास 413.8 है, ये वो एक नंबर है एंड मुझे इसका डिजिट सम निकालना है, तो मैं डेसिमल को आंख बंद कर लूँगा, डेसिमल को कुछ देखूंगा ही नहीं, एंड मैं डायरेक्टली 4 + 1 + 3 + 8 ये करके अपना डिजिट सम निकाल लूँगा। जैसे ये और ये हट गया, तो अल्टीमेटली डिजिट सम जो होने का है वो 7 हो जाने का है। तो आपको डेसिमल वाले केस में आपको ध्यान रखना है, डेसिमल को हटा दो भाई एंड डायरेक्टली ऐड कर लो। अभी आपको उसका रिलेवेंस समझाऊंगा, रीज़न क्या है। सपोज आपके पास कभी एक्सप्रेशन आया ऐसा वाला 34.7, 34.8 एंड आपको इसका डिजिट सम निकाल कर अपना आंसर निकालना है, तो ये डेसिमल वाला चीज़ भी आपको हेल्पफुल होगा काफ़ी। ये डेसिमल का रिलेवेंस इसलिए बता रहा हूँ, ये हटेगा ना नीचे 10 हो जाएगा, तो आपको ये समझ में आएगा जब नीचे जो बेस हो जाता है 10, तो उसमें क्या होता है। अभी आपको जब मैं इसका फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, डिजिट सम फ्रैक्शन के ऊपर कैसे निकालते हैं, तो ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज आपके पास कोई परसेंटेजेस वाला चीज़ है, जैसे आपके पास 42% है, तो 42% एक्चुअली होता क्या है, 42/100, ये एक फ्रैक्शन होता है। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास कोई परसेंट वाला चीज़ भी है एंड आपको इसका डिजिट सम निकालना है, तो आप डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे, 4 + 2 यानी कि 6 कर देंगे डिजिट सम। तो इस तरीके से आप परसेंटेजेस वाले चीज़ में भी डिजिट सम ईजिली लगा सकते हैं। इसका रीज़न आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, जब नीचे फ्रैक्शन हो जाता है, यहाँ पर 100 है या 1 है या 1000 कुछ भी होता है, तो उसका भी रूल अभी जब मैं एक्सप्रेशन अभी डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर समझा दूंगा। आई होप आपको यहाँ तक सिंगल डिजिट नंबर का डिजिट सम निकालना समझ में आ गया होगा। नाउ धीरे धीरे करके डिजिट सम्स के कुछ रूल्स देखते हैं, उससे आपको पूरा एक एक्सप्रेशन का डिजिट सम निकालने का तरीका समझ में आ जाएगा। अभी हमने डिजिट सम ऑफ इंडिविजुअल नंबर्स निकालना देखा, अब हम डिजिट सम ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन निकालना देखेंगे। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से मेरा मतलब है जहाँ पर कुछ नंबर्स का एडिशन हो रहा हो, कुछ नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, या फिर कुछ नंबर्स का डिवीजन हो रहा हो। तो ये वाले केस में ये वाले 4 अगर ऑपरेशन हो रहे हैं, तो हम उन एक्सप्रेशन का डिजिट सम कैसे निकालेंगे ये भी हम देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कुछ नंबर्स का स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, या फिर हायर पावर भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस रूट्स भी हो सकते हैं, क्यूब रूट्स का स्क्वायर रूट ये भी हो सकते हैं। तो भी हम वो देखेंगे भी कंडीशन कि हमारे पास स्क्वायर या क्यूब वाला चीज़ है, तो हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का पूरा डिजिट सम कैसे निकाल पाएंगे। इसके अलावा कुछ वेरिएबल्स, मैं उसे एक्स से डिनोट कर लेता हूँ, ये कुछ वेरिएबल्स हो जाते हैं, या फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या कोई और फंक्शन लाइक टेन थीटा, या फिर कोई और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो वाले कुछ होते हैं इसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, या फिर कोई वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स ऑलरेडी मैंने दे दिया, लाइक लॉग वाला कोई फंक्शन है, तो ये भी हो सकता है। बट अगर ये चीज़ आपके पास दी हुई है, कोई वेरिएबल दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं, लॉग वाला कुछ चीज़ दिया है, तो हम अपना डिजिट सम नहीं निकाल पाएंगे उस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का। हमें सिर्फ ये वाले केस का अभी रूल समझना है। रूल्स बड़े सिंपल एक बार आप देख लेंगे हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। रूल 1 जो है वो एडिशन के ऊपर हम ले लेते हैं। कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है लाइक 7549 प्लस ऑफ 3468 प्लस ऑफ 5065। नाउ ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका हमें डिजिट सम निकालना है इतने बड़े वाले वैल्यू का। और भी एडिशन हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। अभी इसका डिजिट सम आप कैसे निकालोगे ये आपको देखना है। एक तरीका तो भाई सिंपल ये है कि भाई तीनों को जोड़ लो आपस में, और जोड़ने के बाद ये नंबर ले आओ एंड इसका जो डिजिट सम आएगा
वो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम होगा। एक तरीका तो ये सिंपल सा है, बट ये कोई वैलिड चीज़ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको डिजिट सम जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में लगाना होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से लगाएंगे ना, यहाँ अगर आप पहुँच गए तो आपको कोई यूज़ नहीं होगा। वो अभी आप एग्जाम्पल्स करेंगे तो समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। नो, अगर आप इसका डिजिट सम निकालें तो बड़ा सिंपल है, 1 + 6 + 8 + 2, तो ये करेंगे तो 10 6 16 1 17 यानी कि 8 आएगा इसका डिजिट सम। ना इसका देख लेते हैं। अच्छा, इसका डिजिट सम कैसे निकालना है? बिल्कुल सिंपल है। पहले हम इंडिविजुअल्स नंबर्स का डिजिट सम निकालेंगे, जो अभी हमने तरीका पहले पीछे पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 9 है तो उसको हम काट देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ये 5 और 4 एक पेयर है तो उसको भी काट देते हैं। तो इस वाले का 7 आ जाएगा डिजिट सम। इस वाले की बात करूँ तो मैं 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21 यानी कि 3 हो जाएगा इसका डिजिट सम। इसका अगर आप बात करें तो 16 होने का यानी कि 7 हो जाने का। आप ये खुद से कर लीजिए, डिजिट सम आ गया। रूल 1 यही कहता है कि डिजिट सम अगर आपने इंडिविजुअल नंबर्स का निकाल लिया है तो जैसे आपने ऊपर एडिशन किया था आप यहाँ पर भी एडिशन वैसे ही कर सकते हैं। आप तीनों को जोड़ दीजिए आप, एंड जोड़ने के बाद आप फिर से डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। 7 + 3 10, 10 + 7 17 यानी कि इसका डिजिट सम 8 आ गया, सॉरी। तो ये वाला डिजिट सम इसके बराबर होगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपके पास कभी भी एग्जाम में कहीं कैलकुलेशन में आप पहुंचे होते हैं इस एक्सप्रेशन तक, एंड ये वाला चीज़ आपको ऑप्शन में दिया होता है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ से देख लेते हैं इसका डिजिट सम 8 आ रहा है, तो ऑप्शन में देखते हैं भाई किसका डिजिट सम 8 आ रहा है। तो जिसका भी डिजिट सम 8 आ रहा होगा वो ऑप्शन आंसर हो सकता है करेक्ट, ऐसा मानकर आप उसका आंसर मार्क कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोला ये चीज़ आप कर लोगे तो कोई मतलब ही नहीं डिजिट सम वाले कॉन्सेप्ट का, यहीं से आपको सीधे लगाना है तो आपका हेल्पफुल होगा। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लैरिटी आएगी ना। एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन वाला देख लेते हैं। रूल 2, मेरे पास स्पेस कम होने के कारण मैं इसे रब कर देता हूँ, यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्शन में कर देता हूँ, रूल 2 लिख देता हूँ। रूल 2 देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का रूल देखने के लिए भी हम सिंपल, अभी हमारे पास क्या होगा, मान लेते हैं इसमें इसी टर्म्स में कुछ चेंज कर लेते हैं। इसे हम माइनस में कर देते हैं, एक टर्म को मैं माइनस में कर देता हूँ। एंड नाउ अभी मैं इसका डिजिट सम निकालने के लिए कोशिश करूंगा। तो उसका डिजिट सम निकालने के लिए जैसे ऊपर माइनस साइन हुआ था तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहने का है। तो 7 + 7 14, 14 में से 3 गया तो अल्टीमेटली हमारे पास 11 बचा। एंड 11 बचा तो डिजिट सम इस पूरे एक्सप्रेशन का 2 आ जाने का है। 2 आ गया तो अल्टीमेटली ये भी तो चेंज हो जाएगा। एग्जाम में जब भी अब ऑप्शन होगा इस टाइप का एक्सप्रेशन का तो उसका आंसर का जो डिजिट सम होगा, जैसे इसकी वैल्यू आती है 9146, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसकी वैल्यू भी आप चेक करेंगे। ऑप्शन में ये चीज़ दिया होगा 9146, इसका डिजिट सम आप चेक करेंगे तो अल्टीमेटली इसका डिजिट सम भी 2 आ जाने का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आप निकाल लेंगे डायरेक्टली बिना सॉल्व किए ही। अच्छा, सब्ट्रैक्शन वाले केस में एक घटना और घट सकती है आपके साथ जहां आपको कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला टर्म है, ये भी नेगेटिव हो जाए, यानी कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नाउ आपको क्या हो जाने का, ये भी नेगेटिव आ गया। तो अल्टीमेटली आप डिजिट सम आप देखोगे भाई कैलकुलेट करके तो 7 में से 7 गया तो अल्टीमेटली -3 आ गया। अब यार आप कंफ्यूज ना हो जाना, -3 आ गया तो अगर नेगेटिव आ जाए डिजिट सम, अगर नेगेटिव आ जाए डिजिट सम आपका, तो नेगेटिव डिजिट सम को हम पॉजिटिव करने के लिए 9 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखिएगा 9 से, क्योंकि 9 एक जीरो वाला वैल्यू है, जीरो रेफरेंस वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे 3 माइनस में आया है तो 9 - 3 करेंगे तो अल्टीमेटली इस वाले एक्सप्रेशन का जहाँ पे दोनों नेगेटिव है इसका डिजिट सम 6 हो जाने का है। तो अल्टीमेटली इसको भी आप देखेंगे यहाँ भी चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी -984 आती है, ये -984 आती है। अगर ये पॉजिटिव भी आ रही तो कोई बात नहीं, आप डरिए मत। एग्जाम में डिजिट सम हो सकता है नेगेटिव आ जाए, ये कहीं भी आप अप्लाई करें तो नेगेटिव आ जाए। अगर नेगेटिव आया तो आपको डिजिट सम को पॉजिटिव करना ही है। याद रखिए पॉजिटिव करने के लिए 9 माइनस ऑफ जो भी नंबर आया है डिजिट सम का वो माइनस कर देंगे। नो, इसका डिजिट सम देखते हैं। यहाँ पर आप एज इट इज माइनस साइन रहने देंगे। जब इंडिविजुअल नंबर नेगेटिव नंबर का आप डिजिट सम निकालेंगे तो आप यहाँ पे एक माइनस साइन रहने दीजिए। ये 9 कट गया, ये 12 हो जाएगा और इसका डिजिट सम -3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसे भी आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करते ये भी 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएगी। ध्यान रखिए आप -3 से अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो मैथ जरूर कर लेंगे, बट कई बार होता है इस वाले का डायरेक्टली 6 आ जाए, तब आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। नेगेटिव जब भी आए तो एक स्टैंडर्ड बना लीजिए, आपको डिजिट सम पॉजिटिव करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हमने सब्ट्रैक्शन देखा, अब हम रूल 3 पे मूव करते हैं। रूल 3 में हम बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन
बड़ा सिंपल सा होगा। यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये बड़ा सा कुछ टर्म आएगा मल्टीप्लाई होकर। अभी मैं अगर इसका डिजिट सम की बात करूँ तो ये इंडिविजुअल नंबर्स का तो यही रहने का है, तो ये भी मल्टीप्लाई आपस में हो जाने के, ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में आप उसको डिजिट सम को पॉजिटिव करेंगे। ये कन्फ्यूज मत होइएगा कभी भी। नाउ अब आप ये कर दीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक का बस करते हैं, 7 × 3 21। अब 21 × 7 करूंगा यार भाई, इतना लंबा मेरे को क्यों करना। सिंपल सी बात है, मैं 21 को 2 और 3 एक में ब्रेक कर लेता हूं, तो उसको 3 लिख लेता हूं एंड 3 × 7 अगेन कर लूंगा। आप समझिएगा यहाँ पर 7 × 3 21, 21 का डिजिट सम 3 एंड अगेन 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 21 आया, तो अल्टीमेटली इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिजिट सम हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ये आप समझ जाइएगा, खुद से आप एक बार करके देखिए ना। इसकी वैल्यू जो मैंने कैलकुलेटर से निकाली, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन तो मैं भी नहीं करना चाहता, तो 132601 3 1 2 3 ये कुछ आएगी ना। इसका डिजिट सम आप चेक करिए, अल्टीमेटली इसका डिजिट सम मैं चेक करता हूँ, ये देखिए ये कट जाएगा, जो जो कट सकता है मैं उसे काट देता हूँ, ये भी कट जाएगा एंड हमारे पास ये 1 3 4 और ये भी कट जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास ये 10 और 2 12 है, तो 12 बचा, तो अल्टीमेटली इसका भी डिजिट सम 3 हो जाने का है, जो कि यही इसका डिजिट सम है। इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम भी 3 आया। तो ऑप्शन में इतना बड़ा कोई वैल्यू आपको दिखे 3, तो आप डायरेक्टली उसका डिजिट सम निकालिए, 3 निकालिए और मार्क कर दीजिए अपना आंसर। आई होप आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब स्क्वायर और क्यूब पे जाते हैं डिवीजन जाने से पहले, क्योंकि डिविजन्स में कुछ अलग अलग चीज़ें हमें समझनी पड़ती कंडीशन के हिसाब से। तो रूल 4 अभी हम देखेंगे, वो स्क्वायर एंड क्यूब का देखते हैं। अभी थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा सा ये चीज़ हो गया है, अभी इसको रब कर लेते हैं। अभी हमने 3 सिंपल रूल्स पढ़े, अब रूल नंबर 4 पढ़ लेते हैं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अगर कोई नंबर का स्क्वायर है तो उसका डिजिट सम कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। अभी हमने जो 3 रूल्स पढ़े हैं वहाँ पर हमने देखा एडिशन कैसे करते हैं यूनिट सम का। सिंपल है, जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स का एडिशन करते हैं वैसे ही हम डिजिट सम को भी ऐड कर लेते हैं। जैसे हम अपने नंबर्स को, नॉर्मल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हम डिजिट सम को भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई भी वैसे ही कर लेते हैं ना। स्क्वायर की बात रही तो स्क्वायर क्या होता है, कोई नंबर जैसे मान लो ए है और वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो ही वो स्क्वायर बनता है। तो अल्टीमेटली कोई नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्क्वायर बन जाएगा। यही सिंपल सा चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यहाँ पर फॉलो हो जाएगा रूल 4 पे। तो अल्टीमेटली ये रूल 4 वैसे तो कुछ मल्टीप्लिकेशन का ही सिर्फ एक्सटेंडेड फॉर्म है, बट यहाँ पर एक कुछ कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट आपको देने वाला हूँ जो काम आ सकता है, इसलिए मैंने इसे रूल 4 लिख दिया है। नौ, अगर हमारे पास ऐसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर यानी कि 1 × 1 है, एंड इसका अगर मैं डिजिट सम की बात करूं तो भाई सिंपली हम निकाल सकते हैं डिजिट सम, इसका ओरली निकाल लेंगे। 1 × 1 तो 1 ही होता है, इसका 1 का जो डिजिट सम आएगा 1 आएगा। 2 का अगर मैं निकालूँ तो 2 × 2 हमारा 4 होता है, तो इसका डिजिट सम 4 हो जाने का है। ध्यान रखिए ये डिजिट सम है, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा यहाँ पर। 3 × 3 हमारे पास 9 होता है, अगर 4 × 4 हमारे पास 16 होता है, एंड इसका डिजिट सम हमारा 7 हो जाने का है। 5 × 5 की बात करो तो डिजिट सम इसका 7 हो जाएगा। 6 × 6 की बात करो तो उसका डिजिट सम हमारे पास 9 हो जाएगा। 7 × 7 की बात करूँ तो 49 को फर्दर ब्रेक करूँगा 4 और 9 पे, तो 9 वैसे ही हट गया, तो अल्टीमेटली 4 हो जाएगा डिजिट सम। 8 × 8 अगर मैंने करा तो इसका डिजिट सम हमारे पास 1 आ जाने का है। 9 × 9 का अगर मैं डिजिट सम की बात करूं तो हमारे पास 9 आ जाएगा। आप खुद से करके देख लीजिए ना। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट की मैं बात कर रहा था वो ये है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे ये सारे नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट सम है, यहाँ पर हमने परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर्स का डिजिट सम लिखा है। एंड मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से, आप जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका जो डिजिट सम होता है वो 1 4 7 या 9 इनमें से ही होता है। ये आपको याद रख लेना चाहिए, कई बार काफ़ी काम कर जाता है। अगर नहीं भी याद रख लो तो 2 मिनट पे यार निकाल लोगे, 4 आप चीज़ें निकालोगे तो आपको एग्जाम में अपने आप समझ में आ जाएगा। इसे रटो मत, दिमाग से समझो और खुद से निकाल सकते हो कभी भी। नौ, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है, जैसे कोई नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4096, मेरे को एक पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एंड अगर मैं इसका डिजिट सम निकाल के चेक करूँ तो इसका डिजिट सम हमारे पास आ जाएगा 1। आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका डिजिट सम इनमें से ही होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका इन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि कोई भी नंबर जिसका डिजिट सम
इनमें से है, यानी कि ये कोई डिजिट सम आ गया किसी नंबर का, तो ये नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। बट हाँ, इसका ये वाला चीज़ तो पक्का है कि कोई जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका डिजिट सम ये होगा। अच्छा, एक हमने नंबर सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर वाले केस पे। परफेक्ट स्क्वायर वाला जो भी नंबर होता है उसका जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट जो होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1, 4, 5, 6, 9 या फिर 0 में से ही एक होती है। यानी कि जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 4096 ही ले लेते हैं, ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर 4096 है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 6 है। यानी कि कोई भी आप जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो इनमें से ही होता है। ये आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये तो रटना ही है, या फिर आप रटो भी नहीं तो आप खुद से यहाँ तक आप निकाल के दिमाग से खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका जो यूनिट डिजिट आएगा वो यहीं तक आएगा, पहले 10 नंबर में आपको ये आ जाता है, तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो ना। एक सवाल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ लिया है, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं अभी 4 आपको नंबर्स दे देता हूँ, 1, 2, 3, 4 नंबर्स आपको दे देता हूँ, एंड आपको इसमें बताना है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एंड आप इसका कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर आंसर ज़रूर बताएं जल्दी से ही। नंबर हमारे पास है 4017852346 एंड 3027620910। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, जल्दी से कैलकुलेट करें ऊपर वाले रूल्स में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सवाल बड़ा सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसका यूनिट डिजिट देखूँ तो 8 है, तो ये वाले कंडीशन में तो घुस ही नहीं रहा था, उसको मैं चेक करूँ ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको चेक करना भी है तो आप इसका डिजिट सम निकाल सकते हैं, डिजिट सम इसका 2 आएगा। आप खुद से कर लीजिए, बड़ी सिंपली कैलकुलेट हो जाने का है, 2 आ जाता है इसका डिजिट सम। एंड इसका डिजिट सम जो आएगा 2 आएगा, आप खुद से निकाल कर देखिए। इसका डिजिट सम 9 आएगा, इसका डिजिट सम जो है 3 आएगा। एंड 4 में से एक ऑप्शन जो है हमारा बताया जा रहा है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अल्टीमेटली ये वाला जो नंबर है जिसका डिजिट सम 9 आ रहा है वो ये वाले कंडीशन में आ रहा है, क्योंकि इसका डिजिट सम 9 है, तो ये वाला नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन में बताया, सवाल में दिया गया कोई एक ऑप्शन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसलिए ऑप्शन ये वाला जो है ये करेक्ट आंसर होगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये 174 का स्क्वायर है। ये अभी आपको ज़रूरी नहीं है कि इसका वैल्यू पता करना, आपको सिर्फ ऑप्शन में एग्जाम में ऑप्शन मार्क करना है सही आंसर, तो ये आपका आंसर यहाँ से काम हो जाएगा इस रूल से ही। तो इसका डिजिट सम से एक आ गया। अच्छा, एक ऑप्शन मान लो एक और आ गया एग्जाम में आपके पास और आ जाए 94312, एक ऑप्शन अगर आपके पास और आ गया होता। एंड नाउ अब देखिए इसका डिजिट सम जो है 1 आ रहा है, एंड वो इस कंडीशन में फॉल कर रहा है, बट फिर भी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि वो जो सेकंड कंडीशन है उस पर लाइन नहीं कर रहा। सेकंड जो कंडीशन है यहाँ पर यूनिट डिजिट होना चाहिए, वो 1, 4, 5, 6, 9, 0 में से एक होना चाहिए, यहाँ पर 2 है, तो अल्टीमेटली ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए ये दोनों रूल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। अब हम क्यूब वाला चीज़ देख लेते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं रब करूँगा। क्यूब के ऊपर एक रूल 5 देख लेते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। क्यूब भी बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे स्क्वायर वाला हमारे पास है वैसे ही हम क्यूब वाला भी कर सकते हैं। जैसे क्यूब में क्या होता है, ये अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी एक 1 आ जाएगा, एंड ये 2 का क्यूब होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें या फिर डिजिट सम में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर आप कर लें या फिर यहाँ कर लें, क्योंकि डिजिट सम में मैंने ऑलरेडी रूल 3 में भी पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन में आप डिजिट सम को भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हमारे पास क्यूब है तो हम क्यूब वाले में डिजिट सम निकालें, तो अल्टीमेटली मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये तो स्क्वायर वाले चीज़ का था, ये स्क्वायर इसके लिए, और ये वाला क्यूब के लिए लिख लेता हूँ डिजिट सम। अगर आप क्यूब की बात करें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, एंड नाउ 4 इंटू 2 करूँगा तो अल्टीमेटली 8 हो जाने का है। 9 इंटू 3 करूँगा तो अल्टीमेटली 9 हो जाएगा। 27 का जो आएगा डिजिट सम वो 9 आएगा। या ये 7 इंटू 4 28, यानी कि 8 और 2 तो अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। ये इंटू 5 करा 35, यानी कि 8 आ जाएगा। 9 इंटू 6 करूँगा इसको सॉरी इंटू 6 करा तो ये 54 हो जाएगा। 54 यानी कि हमारे पास 9, ये इंटू 7 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 1 आ जाएगा। 28 यानी कि 2 और प्लस 1, 2 + 8 यानी कि 1। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगेन 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास
यहाँ पर अगेन हमारे पास 81 यानी कि 9 आ गया। तो आप ध्यान से देखिए क्यूब वाले केस में भी हमारे पास क्या हो रहा है, रिजल्ट 189 सॉरी 18 और 9 तीन सिंपल नंबर्स आ रहे हैं डिजिट सम के। तो अल्टीमेटली जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा उसका जो डिजिट सम होगा 189 में से ही होगा, ये आपको समझना चाहिए। स्क्वायर वाले केस में 1 4 7 और 9 होता है, ये स्क्वायर वाले में परफेक्ट स्क्वायर नंबर के केस में, एंड परफेक्ट क्यूब वाले के केस पे 1 8 और 9 होगा। यानी कि जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर होगा वो 1 8 और 9, जैसे 729 भी आप देख लीजिए, इसका जो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है इसका जो डिजिट सम आ रहा है ये आ रहा है 9। तो डिजिट सम जो है 189 होना चाहिए परफेक्ट क्यूब नंबर का। ये आप रट लो या फिर आप इनमें से आप जल्दी से ओरली करके निकाल लो, एग्जाम में फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सवाल और देख लेते हैं अभी, सिंपल सा सवाल लेता हूँ इस बार। आपको बताना है चार ऑप्शन में से विच ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब नंबर। चार ऑप्शन आपको मैं देने वाला हूँ एंड इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब दोनों है। नो आपके पास ऑप्शन में है 183140, 438 109, 784 136 एंड 117 649। आप वीडियो पॉज करिए एंड सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। नो इसका जो डिजिट सम आएगा 8 आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से ही। इसका डिजिट सम 7 आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसका जो डिजिट सम आएगा 2 आएगा। इसका डिजिट सम जो आएगा ये आएगा 1, आप कैलकुलेट खुद से कर लीजिए। 1 + 1 9 हो जाएगा ये, हाँ ठीक है 1 ही आएगा ये। नौ इसमें से आप देखिए ऊपर वाला जो दो रूल्स है हमारे पास, परफेक्ट क्यूब नंबर का जो डिजिट सम होता है वो 189 से में से एक होता है। तो 18 ये हो सकता है एंड ये हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए, परफेक्ट क्यूब क्योंकि बन ही नहीं रहे। ना अब दूसरे वाला रूल जो है 1 4 7 और 9, तो अल्टीमेटली ये तो कट ही चुका था 7 वाला, तो ये तो है ही नहीं हमारे पास। 8 वाला भी कट जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर चाहिए हमें अभी। तो अल्टीमेटली ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट बैठेगा। तो अल्टीमेटली दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बड़ी जल्दी आपने इससे कर लिया। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको ये रूल 4 स्क्वायर पर एंड क्यूब पर दोनों पर समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन रूल 5 डिवीजन पर मूव करते हैं। अभी हमने 4 रूल्स देखे डिजिट सम निकालने के, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के। अब हम रूल 5 पर मूव करते हैं जहाँ पर हम डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स का डिजिट सम निकालना देखेंगे। जो हमने पहले 3 रूल पढ़े थे वहाँ पर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पर रूल पढ़ा था एंड वहाँ हमने देखा था जैसे हम नॉर्मल एडिशन या फिर नॉर्मल सब्ट्रैक्शन या फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही हम डिजिट सम्स को भी नॉर्मल ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ यहाँ पर हमारे पास कोई अगर एक नंबर है 105 एंड मैं इस पर अगर 3 ऐड करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 6 इसका डिजिट सम निकाल सकता हूँ एंड इसका डिजिट सम 3 निकाल सकता हूँ एंड जो इसका रिजल्टेंट जो डिजिट सम आएगा यानी कि 9 आएगा यहाँ पर, तो मैं ये कह सकता हूँ जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन का जो भी नंबर आउटपुट आने वाला है यानी कि यहाँ पर 108 आएगा तो 108 का जो डिजिट सम 9 होगा। ये मैं ऑलरेडी अपने रूल से कह सकता था यहाँ से ही। 9 आप अगर इसे सब्ट्रैक्शन में लगाने की कोशिश करें तो सब्ट्रैक्शन में भी ये वैलिड हो जाता है। आप इसे खुद से भी करके देख सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस के लिए कर दिखा देता हूँ। अगर आप रेफरेंस के लिए देखें तो इसको यहाँ पर 3 आ जाएगा डिजिट सम एंड ये 102 का डिजिट सम भी 3 होने का है। नाउ मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो 105 × 3 कर देते हैं, यहाँ पर 6 × 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 6 × 3 18 का डिजिट सम 9, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है शुरुआत पे ही 3 रूल्स पर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 315 का भी 9 होने का है डिजिट सम। मगर यही चीज़ को अगर आप डिवीजन पर लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पर आपको ये लगता नहीं मिलेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पर 105 डिवाइडेड बाई 3 कर दूँ एंड नाउ इसका डिजिट सम निकाल लूँ 6, इसका डिजिट सम निकाल लूँ 3 एंड मैं बोलूँ जो भी इसका आउटपुट आने वाला है इसका डिजिट सम 2 के बराबर होगा, 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। उसका अभी आप देख लीजिए रिजल्टेंट भी अगर इसका 35 आएगा एंड यहाँ पर 35 का जो डिजिट सम होता है वो 8 होता है एंड 8 और 2 इक्वल नहीं है। तो फॉर दैट रीज़न ये जो सेम मेथड जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन पे करते थे डिजिट सम का, यहाँ पर हम
नहीं कर पाएंगे डिवीजन वाले केस पे। ये कुछ कुछ केसेस पर ही नहीं कर पाते डिवीजन वाले पे, हर केस पे ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाते। तो वो कुछ केस क्या है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर पे 3 या फिर 3 का कोई फैक्टर, यानी कि 3 का फैक्टर 6, 9, 12 एंड सो ऑन, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हमारा ये रूल फेल हो जाता है, ये वाला चीज़ जो हम नॉर्मल इसमें कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप डिवीजन को कुछ लिखना चाहूँ तो न्यूमरेटर अपॉन ऑफ डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन पे लिख सकता हूँ। जैसे 105 डिवाइडेड बाई 3 इसे लिख सकता हूँ, इसे न्यूमरेटर बोल देता हूँ एंड डिनोमिनेटर बोल देता हूँ। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ डिनोमिनेटर में कभी भी अगर 3, 6, 9 या फिर इसका कोई भी फैक्टर है हमारे पास 3 का, तो हमें डिनोमिनेटर में से पहले उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, अगर मुझे 105 डिवाइडेड बाई 3 का डिजिट सम निकालना है तो मुझे सबसे पहले 3 को हटाना पड़ेगा। यहाँ से हटाने के लिए नॉर्मल मल्टी डिवीजन करना पड़ेगा, और नॉर्मल डिवीजन करने के बाद 35 आया एंड 9, अब मैं इसका डिजिट सम निकालूंगा जो कि 8 के बराबर आएगा। अच्छा, अगर इसके जगह 3 के जगह अगर 2 होता तो क्या करते हम, जैसे 105 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता तो क्या होता, तो क्या ये नॉर्मल हमारा रूल जैसे सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में था, क्या यहाँ पे चल जाता? आप ये भी देख लीजिए, अल्टीमेटली ये 6 हो जाएगा एंड दिस विल बी 2, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 आ गया। एंड आउटपुट का अगर देखें तो 52.5 आता है, एंड 52.5 का अगर आप डिजिट सम निकालना देखें तो ये हो जाएगा 5 + 2 7, 7 और 5 12, 12 का डिजिट सम अल्टीमेटली 3 आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के शुरुआत में बताया था, डेसिमल वाले केस पे हम डेसिमल को काउंट नहीं करते, डेसिमल को हटाकर डायरेक्टली हम डिजिट सम काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 12 आ जाएगा एंड 12 का यहाँ पर अल्टीमेटली जो डिजिट सम होता है वो 3 होता है। तो यहाँ पर 2 वाले केस पे तो ये चीज़ चल गया। अच्छा, कई बार जैसे रिकरिंग नंबर आ जाए, मान लो यहाँ पर रिकरिंग नंबर आ गया, तब आप कैसे करोगे यार, तब भी तो मुश्किल होता है। हालांकि तब डिजिट सम एक्यूरेट आता है, करेक्ट आता है, जैसे 22/7 होता है। इसका जो रिकरिंग नंबर आएगा 3.14, अब 3.14 में अगर आप लगाना चाहें, कोशिश करें तो यहाँ पर आपको ये तो एक रिकरिंग नंबर आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो इसलिए आप इसका डिजिट सम तो निकाल नहीं पाओगे, तो आप वेरीफाई कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है, जब भी आपके पास रिकरिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला कोई चीज़ दिख रहा है तो आप उस पर डिजिट सम को लास्ट स्टेप पे ना लगाएं। अभी विद द एग्जांपल्स आपको क्लैरिटी आ जाएगी, मैं इस पर अभी उस चीज़ पर नहीं जा रहा। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें, अगर आपके पास यहाँ पर 105 डिवाइडेड बाई 7 हो जाता तब क्या होता। जैसे अगर यहाँ पर हम इसका डिजिट सम निकालें 6 डिवाइडेड बाई 7, अब अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली 6/7 हो रहा है। अब यहाँ पर देखो यार, बड़ा हो गया नीचे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा हो गया। अब क्या नॉर्मल डिवीजन करोगे डिजिट सम पे, तो यार ये तो छोटा है तो बड़ा है, फिर डेसिमल्स में कुछ आएगा, पूरा नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, तो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बट एक्चुअली अगर आप इसको देखें तो ये बड़ी सिंपली कट जा रहा है, जैसे ये 1 जा और ये 5 जा 15, और यहाँ से आपका 6 ईजिली डिजिट सम आ जा रहा है। तो फॉर दैट रीज़न हमें एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं अब कैसे हम डिवीजन में लगाते हैं। स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा रब करना होगा मुझे, सारा रब कर देता हूँ मैं, एंड दिस विल हेल्प मी टू गेट सम स्पेस। मेरे पास स्पेस काफ़ी कम रहता है, इसे रब कर देते हैं पूरा। नाउ कभी भी आपको किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में डिवीजन का डिजिट सम निकालना हो तो आप सबसे पहले उस डिवीजन वाले टर्म को न्यूमरेटर अपॉन ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म पर लिखेंगे। एंड बहुत से लोग क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद डिजिट सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन ऑफ डिजिट सम ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं, एंड इसे नॉर्मल डिवीजन की तरीके से डिजिट सम्स को काट कर अपना आंसर यानी कि अपना डिजिट सम निकाल देते हैं, फाइनल जो इस पूरे एक्सप्रेशन का आएगा। ऐसा कई बार तो सही हो जाता है बट कई बार फेल भी हो जाता है। तो फॉर दैट रीज़न हम स्टैंडर्ड में ये मान लेते हैं कि हम कभी भी डिजिट सम का नॉर्मल डिवीजन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये कुछ नंबर है 105/3 है तो हम ये नहीं करेंगे, ऊपर वाले को 6 लिख लिया, नीचे वाले को 3 लिख लिया एंड आंसर हमारा डिजिट सम 2 लिख दिया, ये गलत हो जाता है। ये ऑलरेडी अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में, तो उसे रब कर देता हूँ। तो ये आपको स्टैंडर्ड में पहला चीज़ आप समझ लीजिए। जो सेकेंड स्टेप आप लेंगे, सेकेंड स्टेप में आप जो डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर का डिजिट सम निकालेंगे। डिजिट सम आप निकालेंगे डिनोमिनेटर का, एंड अगर डिजिट सम 3, 6 या 9 आ गया तो डिनोमिनेटर में 3 का फैक्टर ऑब्वियस सी बात है होगा। ये नंबर सिस्टम में भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई नंबर का डिजिट का सम 3 या फिर 3 से डिवीजन होने वाला कुछ फैक्टर आ गया तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली
इससे पता लग जाएगा डिनोमिनेटर के डिजिट सम से कि उसमें 3 का फैक्टर है या नहीं। अगर 3 का फैक्टर है तो सबसे पहले हम उस 3 के फैक्टर को रिमूव करेंगे। रिमूव ऑल द फैक्टर्स ऑफ 3, क्योंकि 3 वाले केस में डिजिट सम फेल हो जाता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 312 अपॉन ऑफ 18 ऐसा कोई कैलकुलेशन आ गया एंड हमें इसका डिजिट सम निकालना है, तो हम अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इधर देखेंगे नीचे डिनोमिनेटर का डिजिट सम। डिनोमिनेटर का डिजिट सम 9 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर में या फिर इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 का एक फैक्टर भी है जो डिनोमिनेटर में है, एंड इसे मैं रिमूव करने की कोशिश करूँगा। रिमूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे काट देता हूँ। काटता हूँ 3 से, तो 3 से काटूंगा तो नीचे 6 आ जाएगा, एंड ऊपर अगर मैं काटूंगा तो 104 अपॉन ऑफ 6 आ जाएगा। नौ आप देख लीजिए यहाँ पर अगेन 6 आ गया है, तो 6 में आने पर मैं क्या करूँगा, इस 3 वाले फैक्टर को अगेन हटाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नीचे 6 में भी 3 का एक फैक्टर है। अगर हट जाता है तो ठीक है। अभी अब देखते हैं, यहाँ पर हटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ भी कर लूँ, किसी से भी काट लूँ, ये कटेगा नहीं, नीचे 3 वाला फैक्टर रह ही जाने का। अगर मैं 2 से भी काट दूँ तो अल्टीमेटली यहाँ पर 52 अपॉन ऑफ 3 रह जाने का है। तो अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है जहाँ पे 3 वाला फैक्टर हम डिनोमिनेटर से रिमूव कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का डिजिट सम हम निकाल ही नहीं सकते। तो आपको पहला स्टेप ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर का आपको पहले डिजिट सम निकालना है। अगर 3, 6, 9 आ गया है तो आपको उसको रिमूव करना है एंड देन आगे प्रोसीड करना है अपना। अगर नहीं आया है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो ऑब्वियस ही बात है डिनोमिनेटर का डिजिट सम कुछ और आएगा। अब डिनोमिनेटर का डिजिट सम अगर मान लेते हैं 1 आता है, तो अल्टीमेटली आपको तब क्या करना है, तो जैसे मान लेते हैं न्यूमरेटर का कुछ भी रहेगा, न्यूमरेटर को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, जो भी न्यूमरेटर है, एंड डिनोमिनेटर का डीएसएम जो है डिजिट सम 1 आ जाता है, तो आपको क्या करना है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप एग्जाम्पल से क्लैरिटी आ जाएगी। अगर ऐसा कुछ केस हो जाता है आपके पास 323 अपॉन ऑफ 19, तो आप देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर डिजिट सम 1 आएगा, एंड ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका डिजिट सम आप देख लीजिए 8 आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब भी अगर आपके पास डिनोमिनेटर का डिजिट सम 1 आ गया, तो हमारा जो पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम होना है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिजिट सम होना है वो न्यूमरेटर का ही डिजिट सम है। तो अल्टीमेटली इसका डिजिट सम 8 आ जाएगा पूरे एक्सप्रेशन का। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर नीचे 1 आ गया डिजिट सम, तो न्यूमरेटर का जो डिजिट सम होगा वही पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम होगा। अभी थोड़ा सुन के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा आसान है। एक बार आप समझ लीजिए, सारा स्टैंडर्ड एक जैसा ही है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर डिजिट सम हमारे पास, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं, केवल डिनोमिनेटर की बात करूँगा। डिनोमिनेटर का डिजिट सम अगर 2 आ गया, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर अपॉन ऑफ डिनोमिनेटर का डिजिट सम हमारे पास 2 है, तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर में 341 अपॉन ऑफ 11 ले लेता हूँ, एंड इस वाले केस में आप देखिए डिजिट सम डिनोमिनेटर में 2 आ चुका है, एंड अगर मैं ऊपर का डिजिट सम निकालूँ तो हमारे पास ये 8 आ रहा है। तो आप जनरल डिवीजन करके आंसर निकाल सकते हैं यहाँ डिजिट सम पर, बट आप नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड्स में हमने पहला ही रूल पढ़ लिया है कि नॉर्मल डिवीजन हम कभी नहीं करेंगे। तो अभी आपको करना क्या है, आपको वापस इस वाले मेथड पे जाना है जो ऊपर, जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर का डिजिट सम 1 था, तो उसको 1 करने के लिए क्या करना है, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा स्टैंडर्ड हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इससे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता। ना इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा तो नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर 40 हो जाएगा, एंड अगेन इसका जो डिजिट सम होता है वो 1 ही होता है। तो अल्टीमेटली इस वाले 40 का भी डिजिट सम 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर हो जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का 4 आ जाने का है। इससे आप नॉर्मल डिवीजन से भी करके अपना वैल्यू चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 और 1 ये 31 आ रहा है, 31 का डिजिट सम आप देख लीजिए 4 ही रहेगा, तो अपना आंसर 4 आ जाएगा यहाँ से। नाउ आगे मूव करते हैं। अगर हमारे पास डिजिट सम डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, अगर 3 आ गया तो हमने वापस 3 को रिमूव करना है। अगर आप और फिर जो भी आएगा आगे प्रोसीड उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर 3 नहीं आता, 3 के बाद 4 आ जाता है, तो कैसे करना है, 4 आ गया यानी कि न्यूमरेटर अपॉन ऑफ डिजिट सम 4 आ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिटी आती है। 299 अपॉन ऑफ 13 को आपके पास इस वाले एक्सप्रेशन का डिजिट सम निकालना है। तो आप देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आ रहा है डिजिट सम, एंड न्यूमरेटर में 2 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये 7 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये वाला जो नीचे का डिनोमिनेटर का डिजिट सम है वो 1 हो सके।
वन होता ही है 28 होगा, नीचे 28 होगा यानी कि डिजिट सम इसका 1 हो जाने का है, ऊपर 14 होगा, 14 का डिजिट सम 1 + 4 यानी कि 5 हो जाएगा। तो पर्टिकुलर पूरे एक्सप्रेशन का इस वाले का डिजिट सम 5 आ जाने का है। ये आप बस समझते जाइए, बहुत सिंपल है। मैंने क्या कर रहा हूँ, ये अगर 4 आया तो मैंने नीचे कुछ भी कर कोशिश करके ये बनाऊंगा नीचे ताकि डिनोमिनेटर 1 बन जाए। एंड 3, 9 और 6 में कभी भी 1 नहीं बन सकता, इसलिए ही ये चीज़ें उसमें वैलिड नहीं हो पाती है। 9, अगर इसकी नॉर्मल आप तरीके से वैल्यू भी देना चाहें तो उसकी वैल्यू 23 होती है एंड 23 का डिजिट सम 5 होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगेन आगे मूव करते हैं सेम तरीके से। डिजिट सम अगर डिनोमिनेटर का 5 आ जाता है तो न्यूमरेटर अपॉन ऑफ डिजिट सम ऑफ 5, इसको आप खुद से करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 322 अपॉन ऑफ 14। नाउ इसका अगर आप डिजिट सम निकालेंगे तो ऊपर वाले का हमारे पास 7 आ जाएगा, नीचे वाले का 5 आ जाएगा। ना आप नॉर्मल डिवीजन नहीं करेंगे डिजिट सम का, अगेन आप नीचे 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बड़ा सिंपल है। ना 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन यहाँ पर नीचे डिजिट सम नीचे का 1 बन जाएगा एंड ये 14 होगा। इसको अगर फिर से करूंगा सिंप्लीफाई तो ये 5 हो जाएगा। आप इसे भी सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। ये 23 आता है जिसका डिजिट सम हमारा 5 होता है। अगर डिजिट सम 6 आता है तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, 6 आता है तो 3 वाले फैक्टर को हटाना है उसमें से। नॉ DSM अगर हमारे पास 7 आता है तो क्या करना होगा, न्यूमरेटर अपॉन ऑफ डिजिट सम ऑफ डिनोमिनेटर अगर 7 आ गया। इसे भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो 368 अपॉन ऑफ 16 ले लेता हूँ एक, एंड अगेन हमारे पास इसका डिजिट सम 8 आ जाने का है एंड नीचे वाले का 7 आ जाने का है। आप सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था इस वाले केस में, जब हमारे पास डिजिट सम 4 था तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 आ जाएगा। तो ये 28 आते ही ये क्या होगा, डिजिट सम 1 बन जाता है नीचे का, तो इसलिए मैंने ये 28 से किया तो ये 1 हो जाएगा। ऊपर 32 होता है, 32 का डिजिट सम 5, तो इसका आंसर भी 5 हो जाएगा। इसे भी आप सिंप्लीफाई कर देख सकते हैं, ये कट जाएगा 2, अगेन ये 23 आता है, तो आप तो भी देख सकते हैं। वैसे भी आप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल है। नाउ अगर डिजिट सम डिनोमिनेटर का हमारे पास 8 आ जाता है, न्यूमरेटर अपॉन ऑफ डिजिट सम ऑफ डिनोमिनेटर 8 हो जाता है। इसका भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ दिस विल बी 391 अपॉन ऑफ 7 ले लेता हूँ। सिंपल सा दे रहा हूँ, बड़ा सा एग्जाम्पल नहीं ले रहा। एंड अगेन मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो उसका डिजिट सम 4 हो जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। एंड इस वाले केस में अगेन मैं इसे 1 करने की कोशिश करूंगा, एंड 1 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 8 को, जो कि 64 बनेगा। 64 का डिजिट सम 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ ऊपर हमारा 32 होगा, 32 को जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका डिजिट सम भी 5 आने का है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर डिजिट सम डिनोमिनेटर का 9 आ जाता है तो अगेन आपको मैंने वही पीछे यहाँ पर पहुँच जाना है, आपको रिमूव करना है 3 वाला फैक्टर। अच्छा, एक बड़ा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं इस वाले केस के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी हमेशा बनी रहे। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 9207 अपॉन ऑफ 837, एंड ये मैंने ले लिया। एंड 9 अगर आप नीचे वाले का डिजिट सम देखें तो ये 18 और एक 9 आ जा रहा है। आपको अल्टीमेटली ये वाला जो नंबर है इसका डिजिट सम जब से 9 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इस पर भी 9 का फैक्टर है, तो आपको ऊपर से रिमूव करने की कोशिश करना है। ये आपको समझ में होनी चाहिए। अगर मैंने इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा तो अल्टीमेटली मेरे पास नीचे हो जाएगा 9 और ये दिस विल बी 27, तो 3 ये हो जाएगा, एंड 1 दिस विल बी 0 2 3। एंड अगेन मैं इसको यहाँ से काटूंगा अभी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 12 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो अभी भी मैं इसे काटूंगा, आगे फर्दर प्रोसीड करूंगा, क्योंकि अभी भी 3 आ रहा है डिजिट सम नीचे। तो अभी हमें 3 एक और हटाना पड़ेगा। हटता है कि नहीं हटता, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। 1 + 2 करूँगा तो 3, एंड 3 + 3 6, तो ऊपर भी कट जाएगा अभी भी। तो दिस विल बी 31, एंड यहाँ से अगर मैं ऊपर काटता हूँ तो अल्टीमेटली इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ताकि दिस विल बी नीचे 31 आ जाएगा, एंड देन ऊपर हो जाएगा 3, दिस विल बी 4, एंड दिस विल बी 1। नाउ अब मैं इस वाले एक्सप्रेशन का डिजिट सम निकालूंगा, तो यानी कि पूरे इस एक्सप्रेशन का डिजिट सम इससे निकलेगा। एंड नाउ यहाँ पर हमारे पास नीचे डिजिट सम 4 आ गया है, एंड ऊपर वाले को भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ये हो गया। अब नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा हमारा 1। ऊपर वाले को अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाता है 56 का डिजिट सम हमारे पास 11 के बाद 2, तो हमारा इसका पूरे का डिजिट सम 2 आने का है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली आपको स्टैंडर्ड का क्रक्स समझ में आ गया होगा। हमें डिनोमिनेटर का डिजिट सम हमेशा ही
1 करना होता है जैसे कि यहाँ पर है, और उसके लिए हम फैक्टर्स से अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 होता है तो 5 से, 4 होता है तो 7 से, 5 होता है तो 2 से, 7 होता है तो 4 से, 8 होता है तो 8 से। आई होप आपको ये पूरी चीज़ पिक्चर क्लियर हो रही होगी। मैं थोड़े से स्पेस में आपको डेसिमल वाले के बारे में बता देता हूँ। अगर हमारे पास 31.1 होता है और हमें इसका डिजिट सम निकालना होता है तो हम 31.1 को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। एंड नीचे देखिए आप, इसका क्या हो रहा है, ये 10 ही है तो उसका डिजिट सम तो अल्टीमेटली 1 ही रहने का है। एंड इस वाले का हमारा डिजिट सम क्या होगा, ऊपर में डिजिट्स ऐड हो जाएंगे तो अल्टीमेटली 4 हो जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि जब भी आपके पास अपने पास फ्रैक्शन जहाँ पर पॉइंट डेसिमल्स आ जाते हैं, डेसिमल्स को आप भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए और डायरेक्टली डिजिट सम निकाल लीजिए। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इमीडिएटली मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन यानी कि 42% वाला कुछ एक चीज़ बताया था। आप परसेंटेजेस वाले साइन के साथ भी आप ऐसा कर सकते थे, क्योंकि परसेंटेज साइन हटने के बाद नीचे 100 आ जाता था। जैसे तो सिंपली यहाँ पर इसका डिजिट सम 1 हो जाता है एंड ऊपर वाले का 6 होता है, तो अल्टीमेटली हमारा ये वाला केस आ जाता है। तो इस कारण से ये फ्रैक्शन जहाँ पे हमारे पास परसेंटेजेस होता है वहाँ पर भी हम डायरेक्टली नंबर्स को ऐड करके डिजिट सम निकाल लेते हैं। अभी इस पूरे डिजिट सम्स का जो हमने जितने रूल्स पढ़े हैं इंपॉर्टेंट थे, सारे मैंने पढ़ा लिया। आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो क्लैरिटी आएगी, इसका यूज़ समझ में आएगा। तो सीधे एग्जाम्पल्स पर मूव करते हैं। अब हम डिजिट सम मेथड के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डिजिट सम मेथड को शॉर्ट फॉर्म पर हम डीएसएम भी बोल सकते हैं। डिजिट सम मेथड का यूज़ हम जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं एंड ऑप्शंस पर हम डिजिट सम मेथड लगाकर ये पता कर सकते हैं कि दिए गए ऑप्शन में से कौन से करेक्ट हैं एंड कौन से रॉन्ग हैं। एंड डिजिट सम मेथड से हम कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल सकते। ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो आप कभी भी अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप डिजिट सम मेथड को तो भूल ही जाएं। आप एक्यूरेट आंसर कभी भी नहीं निकाल पाएंगे डिजिट सम मेथड से। आप सिर्फ ऑप्शंस की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने एक वर्ड बोला था, हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर लगाते हैं। इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप पहले ऑप्शन को चेक करेंगे अपने सवाल पे। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने एक लिया है, आप यहाँ पर ऑप्शन को चेक करेंगे एंड ऑप्शन के डिजिट सम को निकालेंगे। एंड अगर ऑप्शन में डिजिट सम 2 या 2 से अधिक के सेम आ गए, मान लो उसका भी 3 आ गया, इसका भी 3 आ गया एंड इस पूरे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का भी 3 आ गया जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब आपके पास ए और बी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाने का, भाई अब मैं ए मारूं या बी मारूं, तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको डिजिट सम मेथड फेल हो जाएगा उस केस पे। उस समय आपको कुछ और यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको नॉर्मल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी ना। सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल बड़ा सिंपल है। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एंड यहाँ पर अगर मैं इसका डिजिट सम निकालूं तो आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही निकालना है। 6 और 3 यहाँ पर 9 कट जाएगा, ये 7 और 2 भी कट जाएंगे, 9 है, ये पूरा कट जाएगा। इसका डिजिट सम 1 आ जाने का, आप देख लीजिए बड़ी इजीली हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर आप इस नंबर को अगर आप काटा नहीं है, आपने ध्यान से देखें तो इस पर सिर्फ इतना ही चेंज है कि ये 2 की जगह 3 हो जा रहा है, नहीं कि 1 बढ़ जा रहा है। तो आप इसे 2 डायरेक्टली बोल देंगे, इसका डिजिट सम 2 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। अगर आपको तो भी कन्फ्यूजन है, शुरुआत में आप बिगिनर हैं, तो आप ठीक है भाई पूरा ही निकाल कर देख लीजिए, या आप दोनों वाली चीज़ को काट दीजिए जिसका सम 9 होते जा रहा है एंड देन आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये वाला आ जाएगा 8, क्योंकि आप देखिए ये 2 कम है इससे एंड 1 माइनस ऑफ 2 करूँगा तो -1 हो जाएगा डिजिट सम। इसका -1 डिजिट सम यानी कि 9 - 1, तो अल्टीमेटली 8 हो जाएगा। ये 1 ज़्यादा है इससे, तो ये 9 हो जाएगा। नौ चारों के डिजिट सम हमारे पास अलग हैं। नौ मैं इस एक्सप्रेशन का डिजिट सम निकालूंगा। इस एक्सप्रेशन का डिजिट सम भी निकालना बड़ा आसान है। नीचे आप देखें 82 है, इसका डिजिट सम 1 हो जाएगा एंड इसको अगर मैं ऐड अप करूं 7 और 8 15, 15 और 5 20 27 और यानी कि 9 हो जाएगा। 9 इंटू ये आप 9 अगेन पे हट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा आई गेस। तो ये भी 9 हट जाएगा, अल्टीमेटली ये 13 और यानी कि 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका पूरा डिजिट सम 9 आ जाने का है। तो अल्टीमेटली आंसर इसका डी होगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका डिजिट सम 9 है तो इसका डिजिट सम भी 9 होगा। तो कितनी ईजिली हम इस सवाल को सॉल्व कर लिए डिजिट सम मेथड से। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ अब। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमारे पास पहला टर्म इसका डिजिट सम ही 9 आ गया था एंड इसका हमारे पास 2 आया था एंड इसका 2 ही आया था, हाँ 2 आया था इसका एंड इसका हमारे पास 4 आया था। तो अल्टीमेटली आप देखिए नीचे हमारे पास इसका डिजिट सम 1 आया था एंड अल्टीमेटली आप देखिए ये नंबर अगर 9 फैक्टर पर आ गया कभी भी ऊपर, तो अल्टीमेटली
ये जो भी नंबर बनकर आने वाला है, जो भी एक आउटपुट नंबर आने वाला है, ये 9 से डिवाइड होगा क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्टीमेटली इसके डिजिट सम 9 ही होने का है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको सिर्फ रट सकते हैं सीधे कि अगर कोई भी नंबर 9, इसका डिजिट सम आ गया मल्टीप्लीकेशन वाले केस में, अगर कोई भी नंबर x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ या फिर इसे a लिख देता हूँ, a इंटू ए, सॉरी 9 इंटू ए लिख दिया है मैंने। अगर कोई भी नंबर को मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस पर्टिकुलर नंबर का, यानी कि इतने वाले पार्ट का डिजिट सम 9 ही आने का है। हर केस में आप कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि 9 उनके फैक्टर पे आ जाता है। बट यहाँ पर हमारे पास पूरे कंप्लीट अगर एक्सप्रेशन की बात हो रही है, इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम की बात हो रही है, तो हमें डिनोमिनेटर को भी देखना है। तो कभी भी आप चीज़ देखें कि भाई कोई नंबर अगर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड डिनोमिनेटर से अगर वो 9 कटता नहीं है तो उस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम 9 हो जाने का है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 82 था एंड यहाँ पर 9 आ गया था, यहाँ ये ए वाला कुछ पार्ट था एंड ये हमारे पास 9 इस पर नहीं था, यहाँ पर 9 नहीं था, तो अल्टीमेटली इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम 9 हो जाएगा। आप ओरली कर लेंगे, अभी एक दो एग्जांपल और ले लूँगा मैं आगे, तो उससे कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा अगर है फिर भी तो। लाइक यहाँ पर अगर हम लोगों से हमारे पास 82 की जगह पर यहाँ पर अगर 81 होता तो ये लॉजिक फेल हो जाता। पहले हमें इससे काटना पड़ता, ये हम 9 काटते, देन हम आगे प्रोसीड करते। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी नंबर 9 इंटू ए है एंड ये कट नहीं रहा है किसी भी डिनोमिनेटर से 9, तो अल्टीमेटली इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम 9 होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, फिर उससे आपको क्लैरिटी बन जाएगी इसमें। डिजिट सम मेथड के अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। डिजिट सम के एग्जांपल्स देखने के बाद कई बार हमें लगने लगता है कि डिजिट सम मेथड से हम लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड हम उसे ज़बरदस्ती हर एक क्वेश्चन में डीएसएम को घुसाने लगते हैं। बट ऐसा हमेशा नहीं करना चाहिए क्योंकि डीएसएम सिर्फ हमें कैलकुलेशन पर लगाया जाता है एंड हम सारे जगह पर इसे अप्लाई कर कर एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाते। नाउ यहाँ पर पहला सवाल पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ₹5,37,000 इफ इट इज इंक्रीज बाय 10%, देन फर्दर इंक्रीज बाय 17% एंड फाइनली रिड्यूस्ड बाय 10%। नाउ सवाल पढ़कर आपको डायरेक्ट डीएसएम के तरीके से नहीं सोचना है, सवाल पढ़कर आपको नॉर्मल तरीके से सोचना है। जैसे कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट परसेंटेजेस का है तो आप परसेंटेजेस के तरीके से सोचेंगे, डीएसएम के तरीके से नहीं सोचेंगे कि डीएसएम कैसे लगेगा इस पे। ऐसा कई बार हमें एग्जाम में करने से टाइम अलग से वेस्ट कर जाते हैं। नाउ सवाल आपका दिया हुआ है यहाँ पर 5,37,000 समथिंग रुपीज़ है। नाउ ये जो पैसा है पहले 10% बढ़ता है, देन फिर 17% बढ़ता है एंड फाइनली 10% पूछा गया है कि ये वैल्यू ऐसा करने के बाद कितना बन जाएगा। सवाल को हम बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पहले जो वैल्यू था वो 5,37,000 है। ना ये पहले वैल्यू 10% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि अपना 110% हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो नंबर है, ये जो पैसा है वो इतना हो जाएगा। ना अगेन यहाँ पर 17% का इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ये जो नंबर अब हमारे पास आया है ये 117% हो जाने का है, क्योंकि 100% तो ऑलरेडी था, 17% बढ़ रहा है, इसलिए 117% मैं लिखूंगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप परसेंटेजेस का वीडियो देख सकते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस पे भी मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, वहाँ भी देख सकते हैं आप। नाउ ये हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आ गया जब मैंने 17% बढ़ा लिया। नाउ अब ये जो नंबर हमारे पास आएगा, ये वाला जो नंबर पूरा आएगा, अब इस नंबर पर हमें 10% का रिडक्शन करना है, यानी कि ये नंबर जो है अब ये 90% हो जाने का है, यानी कि ये जो पैसा है ये 90% हो जाने का है। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास आंसर हो देगा हमें ये वाला इक्वेशन। तो यही वाला इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, यही हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। ना आपको एक बड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा है, तो अब आप डीएसएम की तरीके से सोचेंगे। अब डीएसएम लगा लेता हूँ भाई, क्योंकि मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन करूँगा टाइम वेस्ट होगा। तो अब डीएसएम लगाने की कोशिश करते हैं। इसका डीएसएम देखेंगे, डिजिट सम देखेंगे तो 9 है एंड 9 से मैंने अभी जस्ट देखा है कि भाई 9 से जब भी हम कोई ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली उस पूरे चीज़ का डिजिट सम 9 रह जाता है, प्रोवाइडेड वो 9 कैंसिल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 90 वाला जो फैक्टर है, 9 वाला फैक्टर है, वो कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए। अभी नीचे का डिजिट सम अगर हम देखें तो ये 100 है, यहाँ पर ये भी 100 है, ये भी 100 है, यानी कि इसका डिजिट सम 1, इसका डिजिट सम 1, इसका डिजिट सम 1। तो नीचे तो हमारे पास कोई भी 3 वाला फैक्टर है ही नहीं, तो अल्टीमेटली ये वाला जो 9 है ये कटने ही नहीं है। ये अल्टीमेटली ये 9 पूरे लोगों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट जो नंबर आएगा उस पर फैक्टर रहेगा। तो अल्टीमेटली जो भी हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम आने वाला है उसकी वैल्यू 9 रहेगी। तो अल्टीमेटली हमारे इस एक्सप्रेशन का डिजिट सम 9 रहने का है। 9 अपने ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास ये 7 और 2 9 हो गया, ये और ये कट गया, तो अल्टीमेटली पूरा कट जा रहा है, यानी कि 9 या फिर 0,
ये हमारा डिजिट सम रहेगा इस ऑप्शन का, तो आंसर ये हो सकता है। अभी हम चेक कर लेते हैं किसी और का 9 तो नहीं है। अगर आप बाकियों का चेक करेंगे तो जैसे इसका चेक करें तो 7 और 2 9 ये हो जाएगा, 5 और 3 ये 9 हो जाएगा। इसका डिजिट सम 1 आ जाने का है। आप इसी तरीके से करिएगा हमेशा। मैंने 9 का सम कर करके उस नंबर को काटता जा रहा हूँ। जैसे ये 8 और 1 9 बनता है, कट गया। ये 7 7 14 और 4 18 होगा, यानी कि 2 बार 9 9 आएगा, ये भी कट जाएगा। अल्टीमेटली इसका भी 8 आ जाएगा। एंड इसका आप निकालें तो 5 और 4 9, ये 8 और 1 9, ये भी 9, इसका 7 आ जाने का है डिजिट सम। तो अल्टीमेटली ऑप्शन ये वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे डिजिट सम मेथड से, आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बड़ा सिंपल है। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विथ रेडियस ऑफ बेस 119 सेंटीमीटर एंड द हाइट 207 सेंटीमीटर इज। वॉल्यूम फाइंड करना है कोन का, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एंड हमें कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑलरेडी रटा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम ये लगाएंगे एंड सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1/3 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 हमें पता है। आर की वैल्यू यहाँ पर 119 इंटू 119 क्योंकि आर स्क्वायर है, एंड हाइट यहाँ पर 207 हो जाएगा ना। ये वाला जो है हमें आंसर दे देगा। तो अल्टीमेटली यही वाला जो वैल्यू है इसकी पूरी की वैल्यू ही ऑप्शन में दी हुई है ना। अगेन आपको बड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा है। अब आप डीएसएम को पिक्चर में लाएं। इससे पहले डीएसएम को आप कभी याद भी ना करें इस सवाल पर डायरेक्टली ना। इसको मैं डीएसएम को पिक्चर में लाएं तो जैसे ही आप यहाँ पर इसका सम करेंगे, इसका डिजिट सम फाइंड करेंगे, तो इसका डिजिट सम 9 आ जाएगा। और आप इसको सीधे 9 देखते ही आप ये ना बोल दें कि इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम 9 होगा। आपको नीचे देखना पड़ेगा कि भाई कहीं नीचे 3 या फिर 9 का कोई फैक्टर तो नहीं है। नीचे देखेंगे तुरंत यहाँ पर इसमें 3 दिख जा रहा है। अगर यहाँ पर 21 या कुछ भी 3 का फैक्टर होता तो आपको वो देखना है, आपको पहले कैंसिल आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो अल्टीमेटली ये वाला डिजिट सम जो है हमारा, ये 9 से मल्टीप्लाई करके सीधे नहीं बोल पाएंगे 9, हमें पहले ये 3 को काटना पड़ेगा। मैं 3 को पहले काटूंगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा ऊपर 69 बन जाएगा ना। नीचे 7 है, 7 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अगेन मैं इसका डिजिट सम निकालता हूँ, 69 का डिजिट सम 6 हो जाएगा, इसका हमारे पास 2 आ जाएगा, इसका डिजिट सम 2 आ जाएगा, इसका डिजिट सम 4 आ जाएगा ना। अब मैं ऊपर न्यूमरेटर का डिजिट सम निकाल लेता हूँ पूरा। ऊपर न्यूमरेटर का डिजिट सम की बात करूँ तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, यानी कि 16 अगर मैं करूँगा नहीं इसको 7 लिख लेता हूँ, एंड 7 इंटू 6 कर लेता हूँ। 7 इंटू 6 42, 42 का डिजिट सम 6, और नीचे हमारा 7 का डिजिट सम 7 ना। अभी मैं डायरेक्ट काटूंगा नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया है कि भाई नीचे अगर डिजिट सम 7 आ गया है तो मुझे क्या करना है, नीचे वाले का डिजिट सम 1 बनाना है। तो 7 को 1 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 हो जाएगा। नीचे नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना। अगर इसका डिजिट सम देखूं तो 1 बन जाएगा, एंड ऊपर की बात करूं तो ये हमारा 24 हो जाएगा। 24 का डिजिट सम 6 होने का है। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर होगा उसका डिजिट सम 6 आने का है। तो अब मैं ऑप्शन से मैच कर लेता हूँ किसका डिजिट सम 6 होता है। ये आप बड़ी इजीली फिर से काट सकते हैं। ये कट गया हमारा, एंड यहाँ पर आप देखें ये हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 का डिजिट सम 6। तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकियों का भी मैच करके देख लें किसी और का 6 तो नहीं आ रहा है। जैसे ये कट गया हमारा, ये भी कट गया, ये इसका डिजिट सम 2 आ जाएगा, इसका काट दिया हमने ये, एंड दिस विल बी ये 5 और 4 ये भी हट गया, और इसका डिजिट सम 3 आ जाएगा। इसको भी काट देता हूँ मैं, एंड ये हो जाएगा 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, यानी कि 7 हो जाएगा इसका डिजिट सम। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आप 9 से मल्टीप्लाई होता हो तब देखें जब हमारे पास कभी भी नीचे पे 3 का फैक्टर नहीं है। अगर 3 का फैक्टर नहीं है तो डिजिट सम पूरे एक्सप्रेशन का 9 होगा। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन अप टू 8 टर्म्स इज। सवाल बड़ा सिंपल है। ये नंबर सिस्टम का सवाल आप कह सकते हैं। इसे आप सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कर या फिर आप डीएसएम लगा सकते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन पर अपना आंसर पता कर सकते हैं। नाउ अगर मैं डीएसएम लगाना चाहूँ तो आप ध्यान से देखिए, हमारे पास नीचे वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर, इसका अगर डिजिट सम निकालूँ तो 3 आएगा। एंड जब भी डिनोमिनेटर में डिजिट सम 3, 6 या फिर 9 आ जाता है तो हमें 3 के फैक्टर या फिर 9 के फैक्टर को कैंसिल आउट करना होता है। नाउ अगर मैं 3 के फैक्टर को कैंसिल करना चाहूँ डिनोमिनेटर के, तो ऊपर भी मेरे पास एक 3 दिया हुआ है सारे एक्सप्रेशन पे, तो बड़ा आसान सा हो जाता है। अगर मैं 3 को कैंसिल आउट करूँ तो
तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन ऑफ 0.4, ये 0.4 भी आप बोल सकते हैं इसे, प्लस ऑफ ये 3 इसका भी काट देता हूँ मैं, तो अल्टीमेटली दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 0.04। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन मैंने इसका भी काट दिया, तो अल्टीमेटली दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 0.004 एंड ऐसा करते करते ये 8 टर्म्स तक है। नाउ बड़ा सिंपल हो गया है सवाल हमारा, ये वाला एक्सप्रेशन इसमें रिड्यूस हो गया है। वैसे ये एसएससी के एग्जाम पे आया हुआ सवाल है। नाउ इसकी अगर मैं डिजिट सम की बात करूं तो 1 अपॉन ऑफ 4 होगा। आप ये देख सकते हैं इसका डिजिट सम 1 ही रहने का है एंड 0.4 का डिजिट सम 4 रहने का है। ना अगर पूरे इस एक्सप्रेशन का डिजिट सम निकालना चाहूँ तो अल्टीमेटली मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। ना मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे 28 बन जाने का है एंड ऊपर 7 बन जाने का है। ना ये मैंने 7 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 4 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बनेगा एंड 28 का डिजिट सम 1 आता है। तो अल्टीमेटली 28 का डिजिट सम 1 आने के कारण मैंने उससे हटा दिया, तो ऊपर वाला जो चीज़ आएगा वही हमारा डिजिट सम बन जाएगा पूरे एक्सप्रेशन का। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ इस एक्सप्रेशन का डिजिट सम 7 आने का है। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पर डेसिमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम भी 7 आएगा एंड इसका भी 7 आएगा। ऐसा ऐसा करते करते टिल 8 टर्म्स तक, यानी कि हमारा डिजिट सम 7 आने का, यानी कि 7 × 8 हमारा हो जाएगा, क्योंकि 7 इसका प्लस ऑफ 7 अगर मैं करूँगा तो 7 × 8 आ जाएगा एंड 7 × 8 की वैल्यू 56 होती है एंड इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ डिजिट सम के फॉर्म पर तो 2 आ जाने की है। नो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम हमारे पास 2 आ गया। तो अल्टीमेटली अगर मैं आंसर चेक करूँ तो आंसर का डिजिट सम भी 2 आने का होगा। नो इसका अगर मैं देखूं डिजिट सम ऑप्शन ए का तो अल्टीमेटली 5 और 2 7 और 2 9, ये तो पूरे कट जाएंगे, 9 हो जा रहा है। एंड अगेन मैं यहाँ से देखता हूँ 5 5 10 15 और 2 17 यानी कि इसका डिजिट सम 8 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 8 तो होगा नहीं डिजिट सम इसका, क्योंकि 2 आ रहा है। 2 देखते हैं किसका होगा। नाउ अगर मैं इसको देखूं 7 और 2 9 ये हो गया एंड इसको अगर मैं देख लूँ 7 × 6 कर देते हैं इस बार, क्योंकि 6 हमारे पास ये 7 बच रहे हैं। तो अल्टीमेटली 7 × 6 42 प्लस ऑफ 7 भी अगर कर देता हूँ तो हमारे पास 47 बच जाता है। 47 का डिजिट सम 2 आ जाने का है। तो हमारे पास अल्टीमेटली इसका आंसर ये हो सकता है। ना अभी और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 5 10 प्लस 15 15 और 5 20 20 ये हो गया, यानी कि डिजिट सम 2 हो गया एंड इस पर 21 ऐड किया यानी कि 23 हो गया, यानी कि 5 हो गया डिजिट सम इसका। आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए अगर आपको मेरे स्पीड से समझ में नहीं आ रहा है तो। 9 है तो बड़ी ईजिली कैंसिल आउट हो गया एंड अल्टीमेटली इसका डिजिट सम 4 होगा। तो इसका आंसर बी आने का है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है ना, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। अगर आपको उसको ट्रेडिशनल मेथड या फिर अलजेब्रा के किसी फॉर्मूले लगाकर सॉल्व करना होगा तो कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है एंड अगर आप इसे डीएसएम लगाकर सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं देखते ही। जैसे आप यहाँ पर देखें ये ए स्क्वायर है, यानी कि 42 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 42 दी हुई है। तो 42 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 × 42 प्लस ऑफ 3 एंड यहाँ पर 42 बाहर आ जाने का है। माइनस ऑफ बी यानी कि 18 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 × 18 प्लस ऑफ 1। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा एंड आप देखिए ये अल्टीमेटली इसका डिजिट सम क्या हो रहा है, इसका डिजिट सम 9 हो रहा है एंड अंदर अब कुछ भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं तो डिनोमिनेटर में देखना नहीं है। अब अंदर कुछ भी हो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम 9 ही रहने का, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई है। तो अल्टीमेटली इसका डिजिट सम मेरे पास आ गया 9 एंड इसका देखिए आप ध्यान से देखिए इसमें 3 है एंड ये ए का स्क्वायर यानी कि 42, इसका डिजिट सम 6, तो 6 वाले पार्ट में भी 3 ही रहने का है। तो अल्टीमेटली अंदर वाले चीज़ का डिजिट सम 3 तो आना ही आना है, ये तो हमें श्योर है। इसमें एक 3 होगा ही होगा फैक्टर का, ये बात समझ में आ रहा है। एंड ये मल्टीप्लाई ए से हो रहा है यानी कि 42 से हो रहा है। 42 में अगेन हमारे पास 3 होता है यानी कि 14 × 3 होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी एक 3 का फैक्टर है, तो मैं 9 को बाहर निकाल सकता हूँ एंड जैसे ही मैं 9 को बाहर निकालूंगा और कुछ भी चीज़ बचेगा मेरे पास तो उसका डिजिट सम 9 ही होने का है। तो अल्टीमेटली इस वाले एक्सप्रेशन का डिजिट सम भी मेरे पास 9 आ चुका है। नाउ 9 माइनस ऑफ 9 कर दिया डिजिट सम, तो या तो 0 बोल सकता हूँ, जब 0 आता है डिजिट सम तो या तो 0 बोल सकते हैं या तो फिर 9 बोल सकते हैं। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का हमारा जिसका वैल्यू फाइंड करना है इसका डिजिट सम
9 है। 9 ऑप्शन से मैच करते हैं, किसका ऑप्शन हमारे पास मैच करता दिख रहा है, जिसका डिजिट सम 9 आता है। इसका डिजिट सम देखें तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका डिजिट सम 4 आ रहा है। एंड हमारे आंसर का डिजिट सम या तो 0 होगा या तो 9 होगा। एंड इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 आ रहा है डिजिट सम, इसका देखें डिजिट सम तो हमारे पास 9 आ रहा है, तो ऑप्शन ये वाला हमारे पास करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, तो ये 9 और 5 15 यानी कि 6 हो रहा है डिजिट सम, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो ए की जगह पर बी की जगह पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको डीएसएम पर डाउट है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और सवाल देख लेते हैं, कुछ सवाल और देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, यहाँ पर जो मैंने सवाल लिया है यहाँ पर हमारे पास नंबर के आगे एक परसेंटेजेस साइन है, यानी अभी अभी हमने देखा परसेंटेजेस साइन से डिजिट सम पे कोई भी अंतर नहीं पड़ता, यानी कि इस एक्सप्रेशन का डिजिट सम वही आएगा जो इसके परसेंटेजेस साइन हटाने के बाद यानी कि अपॉन ऑफ 100 करने के बाद आएगा। नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। एंड अगर आप डीएसएम लगाएंगे तो बड़ी जल्दी आपको सवाल सॉल्व हो जाएगा। नाउ इसका अगर मैं डिजिट सम की बात करूं तो 30.25 का डिजिट सम हमारे पास हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 और 5 10 यानी कि 1 हो जाएगा। एंड इनटू करेंगे क्योंकि ये ऑफ साइन हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड 402 तो यहाँ पर इसका डिजिट सम 6 होने का है। ये न्यूमरेटर का हुआ। अपॉन ऑफ डिनोमिनेटर की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19 यानी कि 19 का डिजिट सम अगेन हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 + 9 यानी कि 10 यानी कि 1। एंड 242 का डिजिट सम हमारे पास 8 आ जाने का है। अगर आप इसको नॉर्मल परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट से भी करना चाहें तो 30.25 अपॉन ऑफ 100 इंटू 40200 करके आप लिख कर भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बड़ी जल्दी आप सेकंड्स में ऐसा रिड्यूस कर लेंगे। नो नीचे हमारे पास 8 है, ऊपर हमारे पास 6 है, तो अल्टीमेटली हमारे पास कोई 3 वाला फैक्टर है नहीं। एंड हम बस हमें नीचे वाले को हमारे को 1 बनाना है कैसे भी करके। तो अल्टीमेटली मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 हो जाएगा नीचे। एंड 6 इंटू 8 ऊपर 48 हो जाएगा। नो इसका डिजिट सम 1 होता है एंड इसका डिजिट सम हमारे पास 3 आने का है। तो अल्टीमेटली इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम 3 होगा। तो इस नीचे अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। इस ऑप्शन में ऑप्शन ए का डिजिट सम 3 है एंड इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सवाल को हमने सेकंड्स में सॉल्व कर लिया बिना कोई एक्चुअल कैलकुलेशन करे। नो नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 6.25% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर इज रुपीज 531.25, देन व्हाट विल बी इट्स प्राइस एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई आर्टिकल है हमारे पास, उसका जो प्राइस है वो 6.25% हर साल बढ़ जाता है। एंड सवाल में दिया हुआ एक डाटा जो 2 साल के अंत के बाद एंड जो पहले साल के अंत के बाद जो प्राइस होता है उस आर्टिकल का, वो उसका डिफरेंस जो होता है वो 531.25 होता है। नो अगर मैं पहले साल का जो स्टार्टिंग में प्राइस अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो 1 साल के बाद जो उसका प्राइस होगा वो 106.25% हो जाने का है एक्स का, क्योंकि 6% का ग्रोथ है और 100% वो ऑलरेडी था। तो अल्टीमेटली मैं 106.25% निकाल दूंगा एक्स का, तो अल्टीमेटली मेरे पास 1 साल के बाद का प्राइस मिल जाएगा। नो ये प्राइस सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग पे रहेगा एंड सेकेंड ईयर के अंत पे मेरे पास ये प्राइस आ जाने का है, क्योंकि इसी पर ही 106.25% का अब ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि 6.25 का ग्रोथ है, यानी कि अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट प्राइस आएगा वो 106.25% होगा, जो कि यहाँ से आ जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे परसेंटेजेस वाले सेक्शन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो सेक्शन को देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस करा है। नाउ ये सेकेंड ईयर के बाद का एंड का प्राइस है एंड फर्स्ट ईयर के एंड की प्राइस हमने अभी जस्ट देखा था x इंटू 106.25 अपॉन ऑफ 100 एंड दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है 531.25 दिया हुआ है। नाउ सवाल में पूछा है एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर का प्राइस, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर जो हमने था माना था वो x रुपीज़ था, स्टार्टिंग में x रुपीज़ था एंड ये बढ़कर ये ऐसा ऐसा होते जा रहा था। नाउ सवाल में हमें x की वैल्यू पता करनी है एंड ऑप्शन भी हमारे पास x पे दिया है, तो अल्टीमेटली मुझे x के फॉर्म पे इक्वेशन को रिड्यूस कर लेना चाहिए, कि x इक्वल्स टू समथिंग लिख लेना चाहिए ना। एक तरीका है भाई आप उसको नॉर्मल कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालें एक्यूरेसी के साथ, एक तरीका है डीएसएम लगा लें। डीएसएम लगाना चाहूँ तो मैं बड़ी इजीली लगा सकता हूँ। ये 0.25 है
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास। इसका सीधे हम डीएसएम लगाते हैं, 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो अल्टीमेटली ये सारे कट जाएंगे। ऊपर वाले का 5, नीचे वाले का अपॉन 100 है, यानी कि 1 हो गया डिजिट सम। तो 5 इंटू 5 25, यानी कि इसका डिजिट सम 7 हो जाने का है। ये मैं ब्रैकेट के अंदर कर लेता हूँ कैलकुलेशन, अपॉन माइनस कर देता हूँ ये वाला चीज़। एंड इसकी अगर बात करूँ डिजिट सम, तो इसका हो जाएगा, ये कट गया तो 5 हो जाने का है डिजिट सम। ये मैंने x बाहर निकाल लिया, तो अल्टीमेटली जो डिजिट सम माइनस होने के बाद आने वाला है वो 2 आने का है। आप ध्यान से देखिए, ये हम डिजिट सम में कभी भी सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ईजिली कर सकते हैं, केवल डिवीजन में हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डिजिट सम की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 9 एंड ये हो जाएगा डिजिट सम 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7/2। ये डिजिट सम के फॉर्म पर है। अभी हमारे पास x की वैल्यू डिजिट सम के फॉर्म पर है, मैं डायरेक्टली काटूंगा नहीं, इसे सीधे सीधे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे मेरा 10 बन जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा नीचे वाले का डिजिट सम, एंड ऊपर 35 यानी कि 8 हो जाने का डिजिट सम। तो अल्टीमेटली इस x का जो डिजिट सम आ गया वो 8 आने का है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास इसका डिजिट सम 6, इसका 7, इसका 8, यानी कि करेक्ट आंसर होगा। ये वाला 9 है, तो अल्टीमेटली मेरा सी ही आंसर होने का है। आई होप आप सवाल को समझ गए होंगे, सवाल बड़ा ईजिली सॉल्व हो गया डिजिट सम से। अब कुछ और सेक्शन के सवाल देख लेते हैं। कुछ सवाल और देख लेते हैं। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹13754 एट 15% पर एनम इन 2 4/15 ईयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई पैसा है, सम ऑफ मनी है, वो 15% पर एनम के ब्याज दर से 2 4/15 ईयर्स में इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली के हिसाब से 13,754 रुपये बन जाता है। सवाल पूछा गया है सम की वैल्यू कितनी है। सवाल बड़ा सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास टाइम जो दिया है फ्रैक्शन में दिया है, एंड ये नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं है कि जैसे हम इजीली कैलकुलेट कर लें। तो अल्टीमेटली हमें इसे ब्रेक कर करके करना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने ऑलरेडी बताया, अगर टाइम को इस टाइप से आ जाए तो आप ब्रेक कर करके करेंगे। जैसे कि आप 2 साल के बाद का अमाउंट निकाल लें, एंड 4/15 ईयर्स के बाद अगेन आप इंटरेस्ट निकालकर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ऐड ऑन करके अपना अमाउंट निकालकर उसे इक्वेट करें। ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक तरीका। और भी तरीके मैंने सिखाए हैं, आप कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो वहाँ रेफर कर सकते हैं ना। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना चाहूँ तो हमारे पास जो पैसा इनिशियली था वो मान लेते हैं p रुपीज़ था, इनकी सम की वैल्यू p मान लिया मैंने, एंड वो 15% का ग्रोथ होता है पहले साल पे, यानी कि वो 115% हो जाने का है अपना। तो अल्टीमेटली ये पहले साल के बाद अमाउंट इतना हो जाने का है, एंड यही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली अगेन 15% का ब्याज मिलने वाला है इस पैसे पे, तो अगेन ये 115% हो जाएगा इस वाले अमाउंट का। तो अल्टीमेटली दिस विल बी अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ये हमारे पास 2 साल के बाद का अमाउंट आ गया। नाउ 4/15 ईयर्स के लिए हमारे पास अमाउंट निकालना है अल्टीमेटली। तो मैं 4/15 ईयर्स को अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल लेता हूं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पर एनम दिया है, एंड इतने टाइम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा 15% इंटू 4/15। ये आप सिंपल यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, एंड ये आ जाएगा 4%। तो अल्टीमेटली इतने टाइम के लिए 4% का ब्याज दर मिलने का है। तो अल्टीमेटली ये वाला जो अमाउंट है वो 104% हो जाने का है इतने वाले टाइम के बाद, 2 4/15 ईयर्स टोटल के बाद। तो अल्टीमेटली ये जो अमाउंट जो हमारे पास दिया है वो 13,754 रुपये दिया है। नाउ आपको इस इक्वेशन में p की वैल्यू फाइंड करना है। आप नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आप डीएसएम भी लगा ली सकते हैं। डीएसएम लगाएंगे तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। डीएसएम में लगाता हूं तो ये p को मैं एज इट इज लिख देता हूं, एंड अब मैं डीएसएम की बात कर रहा हूँ, इनके डिजिट सम की बात बस करूंगा। तो अल्टीमेटली इसका जो डिजिट सम है 5 + 1 + 1 यानी कि 7 हो गया, अपॉन ऑफ 100 यानी कि 1 है। तो अल्टीमेटली उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं उसे लिख भी नहीं रहा। तो अल्टीमेटली ये डिजिट सम की बात की तो कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। एंड नाउ इसका डिजिट सम अगर मैं निकालूं तो ये 9 बन के हट गया पेयर, एंड इसका डिजिट सम 2 आ जाने का है। एंड नाउ इसका 7 × 7 49 यानी कि 9 हट जाएगा, 4 हो जाएगा इसका डिजिट सम, 4 × 5 20 यानी कि इसका डिजिट सम 2 आ जाने का है। तो अल्टीमेटली 2 साइड जाएगा, तो अपने पास जो डिजिट सम आ जाने का है वो 2/2 हो जाएगा। एंड नाउ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि स्टैंडर्ड में मैंने बताया काटते नहीं है डिजिट सम को, मल्टीप्लाई करके 1 बनाते हैं नीचे। तो डिनोमिनेटर को मैंने 1 बनाया, तो अल्टीमेटली ये नीचे 1 हो गया, एंड ऊपर वाला भी 1 हो जाएगा डिजिट सम। तो ऑप्शन बी आप देखेंगे इसका डिजिट सम ही 1 आ रहा है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सवाल का। नाउ नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। The average monthly expenditure of a family was ₹18,600 during the first 3 months.
₹21,750 during the next 6 months and ₹22,840 during the last 3 months of the year. If the total saving during the year was ₹1,42,020, then the average monthly income of the family was. आपको यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो अभी यहाँ पर सवाल में हमारे पास दिया हुआ है खर्चे, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है पूरे साल का। आप ये देख लीजिए मंथ के हिसाब से हमारे पास एक्सपेंडिचर है एंड ये सेविंग है। तो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला दूंगा तो टोटल इनकम मेरे पास आ जाएगा। टोटल इनकम को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज मंथली इनकम आ जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। नाउ अगर मैं इनकम की बात करूँ तो ये पहले एक्सपेंडिचर को मैं जोड़ लेता हूँ, कितने कितने खर्चे हुए हैं। तो ये पहले 3 मंथ का खर्चा एंड दूसरे उसके बाद 6 महीने का जो खर्चा है नेक्स्ट जो है वो कुछ ऐसे होगा। ये हमारे पास दिया हुआ है एंड जो लास्ट 3 महीने का जो खर्चा है वो इतना है। एंड नाउ ये जो है सेविंग दिया हुआ है। सेविंग को मैं आगे भी लिख सकता हूँ, मैं पीछे लिखता हूँ जगह कम होने के कारण। तो अल्टीमेटली जो टोटल इनकम होगी वो इतनी होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये वाला पार्ट सेविंग है एंड बाकी जो 3 चीज़ें वो खर्चे हैं एंड तीनों को जोड़ दिया एंड अपॉन ऑफ 12 कर दूंगा तो ये हमारे पास मंथली एवरेज इनकम आ जाने का है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये 12 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि 12 महीने होते हैं। नाउ आप इस पर डिजिट सम निकाल कर सॉल्व करना चाहें तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 12 है अल्टीमेटली। 12 में 3 आ जाएगा डिजिट सम नीचे, तो अल्टीमेटली इस पर 3 का एक फैक्टर है तो मुझे 3 को काटना पड़ेगा। तो नाउ मैं 3 को काटने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इस पर देखूंगा 142020 में 3 अगर मैं काटना चाहूँ तो आराम से कट जाएगा। आप इसे सम करके देख सकते हैं, 3 से डिविजिबल है तो अल्टीमेटली इसमें से 3 हटा सकता हूँ मैं। तो 3 हटाऊंगा तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 4 and this will be again 7 3 and this will be 4 0 एंड बाकियों में 3 तो हमें ऑलरेडी फैक्टर्स पे ही दिख रहा है, यहाँ से मैंने हटा दिया। ना अब ये भी हट जाएगा। ना इधर नीचे 4 हो गया। अब डिजिट सम चेक करते हैं डिनोमिनेटर का डिजिट सम 4 है। अगर मान लेते हैं कि 3 ऊपर से कटता नहीं तो आप डिजिट सम से सॉल्व नहीं कर पाते, आपको बेसिक लगाना पड़ता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिजिट सम बहुत अच्छा है बट हमेशा हर जगह नहीं घुसाने चाहिए हमें। ना इसे सॉल्व करते हैं डिजिट सम के हिसाब से। तो इसका डिजिट सम अगर मैं देखूँ तो बड़ी ईजिली हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 7 और 4 11, 11 3 14, 14 और 4 18, यानी कि इसका डिजिट सम 9 हो जाने का है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। दिस विल बी 9, इसका डिजिट सम 9 आ गया। एंड इसकी डिजिट सम की बात करें तो इसका डिजिट सम 6 आ जाने का है। एंड यहाँ पर अगर इसका डिजिट सम की बात करूँ तो 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 का डिजिट सम 6, 6 इंटू यहाँ पर 2 भी है तो 2 इनकी 12 हो जाएगा। 12 का डिजिट सम 3 हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली इसकी अगर डिजिट सम की बात करें तो इसका डिजिट सम हमारे पास आ जाएगा ये 10, 10 और 6 16, यानी कि 7 हो जाने का है डिजिट सम अपॉन ऑफ 12। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ये 9 हट गया, ये और 6 और 3 9 अगेन हट रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 अपॉन ऑफ 4। एंड 7 अपॉन ऑफ 4 हो गया तो अगेन मैं नीचे डिनोमिनेटर को 1 बनाने की कोशिश करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 7 करूँगा तो 28 हो जाएगा नीचे। तो नीचे हमारा डिजिट सम 1 आ गया। ऊपर देखा तो 49, यानी कि इसका डिजिट सम 4 आने का है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम हमारे पास 4 आ गया। ऑप्शन से मैच कर देते हैं किसका 4 है। 3 और 3 6, 6 और 7 13, यानी कि इसका डिजिट सम 4 है। एंड आप किसी और भी ऑप्शन का देखेंगे तो डिजिट सम 4 नहीं है तो अल्टीमेटली ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। अब कुछ सवाल और देख लेते हैं। एप्टीट्यूड के कुछ और टॉपिक्स पर हम डीएसएम का यूज देख लेते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर। इफ द ट्रेन इज 565 मीटर लॉन्ग देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन इन सेकंड्स बाय इट टू क्रॉस अ 975 मीटर लॉन्ग टनल। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक ट्रेन है, उसकी स्पीड 99 किलोमीटर पर आवर दी हुई है एंड उसकी जो लंबाई है वो 565 मीटर दी हुई है एंड उसे एक टनल 975 मीटर का क्रॉस करना है एंड उसके लिए टाइम कितना लगेगा ये पूछा है। सवाल बड़ा सिंपल है। आप इसे रिलेटिव स्पीड के नॉर्मल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। रिलेटिव वाला कुछ चीज़ इसमें है नहीं बट आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बट मैं हमेशा एप्टीट्यूड में रिकमेंड करता हूँ कि इसे विजुलाइज करके ऐसे सवालों को सॉल्व करें, क्योंकि विजुलाइज करने से कॉन्सेप्ट बनता है एंड हमेशा आप सॉल्व कर पाते हैं एंड जल्दी कर पाते हैं। जो आप लोग कोचिंग वाले बोलते हैं या बुक्स वाले बोलते हैं कि आप फॉर्मूले से जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, वो गलत है। आप हमेशा बेस से करें, तेज होगा सवाल सॉल्व। नाउ आप यहाँ पर देखें, हमारे पास एक टनल दिया हुआ है 975 मीटर का एंड मान लेते हैं हमारी ये ट्रेन है, इसका ये इंजन है, ये टेल है एंड जब इंजन इसे क्रॉस करेगा तो अल्टीमेटली
ये डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा अल्टीमेटली, ये वाला डिस्टेंस पूरा मूव होगा इंजन को। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो 975 मीटर होगा, प्लस ऑफ ट्रेन की लंबाई 565 मीटर। तो अल्टीमेटली टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को मूव करना पड़ेगा वो 975 प्लस ऑफ 565 मीटर। एंड ये हो गया डिस्टेंस जितना मूव करना है अपॉन ऑफ स्पीड कर दिया। तो ये हमारे पास टोटल आ गया टाइम। बट यहाँ पर स्पीड जो दिया है वो किलोमीटर पर आवर पे दिया है, इस पर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है किलोमीटर पर आवर वाली यूनिट को। ये चीज़ आप रट के भी कर सकते हैं, और आप इसे नॉर्मली किलोमीटर को आप 1000 लिख लीजिए और आवर्स को 16 into 6 लिख के भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक 18 वाला पार्ट जो नीचे था वो मैंने ऊपर ले आया 5/18 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो दिस इज़ द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस दिस टनल। आप इसे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन से, और आप डीएसएम भी लगा सकते हैं। डीएसएम लगाना चाहेंगे तो नीचे देखेंगे 9 आ रहा है इसका डिजिट सम, तो अल्टीमेटली इस 9 को हटाना पड़ेगा। तो ये बड़ी इजीली हट जा रहा है, यहाँ पर 11 हो जाएगा। 9 आप डीएसएम लगाइए तो अल्टीमेटली यहाँ पर हो जाएगा 2 × 5 यानी कि 10, इसका डिजिट सम 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर की बात करें तो ये तो हट गया, ये हो जाएगा 3, इसका डिजिट सम 3 प्लस ऑफ दिस विज, यह भी 10 और 6 16 यानी कि 7 एंड इंटू 2। नाउ अभी आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 10 × 2 20 यानी कि डिजिट सम 2 आ जाने का है। तो अल्टीमेटली जो हमारा टाइम है उसका डिजिट सम 2 आने का है। ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। ऑप्शन जो डी है इसका डिजिट सम 2 आएगा। आप देख लीजिए बाकी किसी का डिजिट सम 2 नहीं है, तो ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर होने का है। नाउ नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। A shopkeeper allows 18% discount on the mark price of an article and still makes a profit of 25% if he gains rupees 106.6 on the sale of the article, then what is the mark price of the article? सवाल बड़ा सिंपल है। अगेन मैं फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करूँगा और ना ही मैं कभी प्रेफर करता फॉर्मूले रटें। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो मार्क प्राइस है वो x रुपीज़ है, इसे हमें फाइंड करना है। नौ मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट मिलता है वो 18% का मिलता है, यानी कि अल्टीमेटली 82% ऑफ x हो जाने का है, जो कि सेलिंग प्राइस होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। नौ मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस जो है वो y रुपीज़ है, एंड जब 18% का डिस्काउंट दे देते हैं तो जो सेलिंग प्राइस आता है उसमें हमारे को 25% का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यानी कि 125/100 ऑफ y, ये हमारा सेलिंग प्राइस दोनों तरफ से मैंने अगर इक्वेट कर लिया। ना इसे आप सॉल्व करना चाहें तो आप ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं। x = 125/82 × y की हमें वैल्यू चाहिए जिससे कि हम x की वैल्यू निकाल सकें। ना एक इक्वेशन और दिया हुआ है, उसकी गेन जो है वो 106.6 रुपये की है, यानी कि जो गेन 25% ऑफ y यानी कि 25/100 ऑफ y है जो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा वो 106.6 है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ना इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा, सिंपली मैंने काट दिया। y = 106.6 × 4। ना इस y को आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए एंड अपना डीएसएम लगा सकते हैं उसके बाद ईजिली आप। मैं वहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो अल्टीमेटली इसे लिख सकता हूँ x = 125/82 × 106.6 × 4। नाउ आप इसे सॉल्व करना चाहें तो करिए, काट सकते हैं, बट अभी हम डीएसएम लगा रहे हैं। तो डीएसएम लगाने के लिए आप नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर देखेंगे तो 82 का डीएसएम डिजिट सम 1 आने का है, तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया। ऊपर आप देख लेते हैं डिनोमिनेटर का डिजिट सम 1। ऊपर की बात करूं तो ये 4, ये हो जाएगा 6 और 6 12 और 1 13 यानी कि इसका भी 4, एंड ये वाला हो जाएगा 8। नाउ 4 × 4 16, 16 का डिजिट सम 7, 7 × 8 8 यानी कि 7 × 8 56, इसका डिजिट सम 2। तो अल्टीमेटली डिजिट सम जो होगा हमारे x का यानी कि आंसर का वो 2 आना चाहिए। इसका डिजिट सम 10, तो इसका यानी कि 1, तो ये नहीं होगा। इसका डिजिट सम अगर मैं बात करूँ तो 13 4, इसका भी नहीं होगा। इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो सकता है। अभी ये चाहें तो आप उसको भी चेक कर लीजिए। 6 और 6 12, 16 7, इसका हो जाएगा डीएसएम डिजिट सम, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये डिजिट सम पूरा समझ में आया होगा। मैंने रिलेवेंट एग्जाम्पल्स भी ले लिए हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल्स देखना है तो आप scorekhel.com मेरी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट है, वहाँ पर मैंने ढेरों सवाल लिए हुए हैं प्रैक्टिस सेक्शन पे। अपार्ट फ्रॉम दिस वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी मैं लेता हूँ, कभी कभी क्विजेस भी देता हूँ। आप वहाँ पर ज़रूर विजिट करें एक बार। एंड आपको डीएसएम में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर ज़रूर पूछें मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।